बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड हेलो एवरीवन। आज की क्लास के अंदर जो हम पेपर करने जा रहे हैं दिस इज़ 9706 A2 लेवल का पेपर 3 है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। अगेन ये हम करने जा रहे हैं मई जून का 3 और 1 का मतलब होता है वेरिएंट 1, ठीक है। और अगेन इस पेपर को करने के लिए 1 आवर 30 मिनट्स दरकार होंगे आपको, लेकिन वो जाहिर सी बात है वो एग्ज़ाम ड्यूरेशन का टाइम है आपका। लेकिन हम जब क्लास में कर रहे होते हैं तो ऑब्वियस है वो 1 आवर 30 मिनट्स में पेपर ख़त्म नहीं होता, क्योंकि हम डिफरेंट बातें भी कर रहे होते हैं, एक्सप्लेनेशन भी कर रहे होते हैं, डिफरेंट चीज़ों पे भी जा रहे होते हैं। तो जाहिर सी बात है ये तो आपके पेपर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जब आप लोग खुद सॉल्व करें तो आपको ये इस टाइम के अंदर अंदर ही सॉल्व कर लेना चाहिए पेपर, ठीक है। नाउ अगर हम देखें तो ये हमारे पास पेपर है और इस पेपर का इंसर्ट निकाल लिया मैंने। इंसर्ट के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास सबसे पहले एक क्वेश्चन दिया हुआ है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 को अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर बोलता है टॉप हिल सोशल क्लब। तो यहीं से नजर आ गया कि ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का सवाल होगा। लोकेटेड इन द स्मॉल टाउन ऑफ टॉप हिल प्रोवाइड सोशल एक्टिविटीज टू इट्स मेंबर्स। ठीक है जी, एक कोई क्लब वगैरह उन्होंने बनाया हुआ है और वहाँ पे वो क्या कहते हैं मेंबर्स को सोशल एक्टिविटीज वगैरह करवाते हैं। सेलेक्टेड बैलेंसेस आर शोन एज फॉलोज। तो आपको कुछ सेलेक्टेड बैलेंसेस शो कर रहा है। अब यहाँ पे देखो तो आपको दो डेटा गिवन है, एक दिसंबर 2023 का डेटा है और एक दिसंबर 2024 का डेटा है। तो टेक्निकली ये जो भी डेटा है ये ओपनिंग डेटा बन जाएगा और ये जो भी डेटा है ये आपका क्लोजिंग डेटा बन जाएगा। तो आपको एक CD बैलेंसेस और आपको BD बैलेंसेस यानी कि ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं। सबसे पहले अगर यहाँ पे देखा जाए तो क्लब इक्विपमेंट आपके पास है, कोई नॉन करेंट एसेट है, उसकी कैरिंग वैल्यू दी हुई है। साल के शुरू में इतनी थी, साल के आखिर में इतनी है। सॉफ्ट ड्रिंक्स दी हुई है, उसकी सॉफ्ट ड्रिंक्स की इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री ये है और क्लोजिंग इन्वेंट्री ये है। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, याद रखिएगा जो सब्सक्रिप्शन एडवांस में आपको रिसीव होती हैं ये आपकी लायबिलिटीज होती हैं और आपकी जो सब्सक्रिप्शन है वो ओपनिंग 1900 की है और क्लोजिंग 1200 की है। इसके बाद आपको सब्सक्रिप्शन इन अरियर्स दिया हुआ है, यानी कि ये वो कस्टमर्स होते हैं जिनसे आपने पैसा लेना होता है, मेंबरशिप की फी कलेक्ट करनी होती है। तो ये आपके एसेट्स होते हैं जो कि ओपनिंग 2200 के थे और क्लोजिंग 2800 के हैं। ऐसे ही सॉफ्ट ड्रिंक के सप्लायर का पेबल आपको गिवन है। अब ये जो सप्लायर का पेबल होता है, क्योंकि ये पेबल अमाउंट है तो ये लायबिलिटी है आपकी। ओपनिंग में लायबिलिटी 7300 की थी और क्लोजिंग में आपके जो सप्लायर्स हैं उनके ऊपर आपके ऊपर जो उनकी लायबिलिटी है वो 6500 है। फिर आपको क्लब एक्सपेंसेस अक्रूड दिए हुए हैं, तो अक्रूड एक्सपेंसेस भी हमारे लायबिलिटी होते हैं। तो ये हमें यहाँ पे दिए हुए हैं 8800 और 5400 के। इसके अलावा ऊपर जो दो चीज़ें दी हुई थी, आपकी इन्वेंट्री वो भी एसेट होता है और नॉन करेंट एसेट भी एसेट होता है। तो आपको कुछ एसेट्स और कुछ सेलेक्टेड लायबिलिटीज आपको यहाँ पे उसने लिख के दे दी। हमने बोला ठीक है, आगे बताओ। आगे वो बड़ा सवाल के अंदर आगे उसके अंदर वो बोलता है द ट्रेजरर ऑफ द क्लब ऑल्सो प्रोड्यूस द फॉलोइंग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 2024। अब उसने आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बना के दे दिया, यानी कि ये बैंक अकाउंट है। अब इस बैंक अकाउंट को अगर तुम देखो तो इसके अंदर सबसे पहले BD बैलेंस लिखा हुआ है 26800 का, यानी कि इस साल के शुरू में तुम्हारे पास जो बैंक बैलेंस था वो 26800 था। अब साल के शुरू का मतलब क्या है, जब बिजनेस का ईयर एंड हो रहा है 31 दिसंबर 2024 को, जो कि आपको ऊपर नजर आ रहा है, तो इसकी बिगिनिंग कब हुई होगी 1 जनवरी 2024 को, यानी कि ये अकाउंटिंग पीरियड है हमारे पास, ठीक है। अब अगर आप आगे देखो तो आपको कुछ बोलता है कि सब्सक्रिप्शन का पैसा रिसीव हुआ है, साथ साथ बोलता है आपको कुछ लाइफ मेंबरशिप फी भी रिसीव हुई है 8000 रुपए की। प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ इक्विपमेंट, कोई एक इक्विपमेंट आपने बेच दिया है, उससे आपको ये सेल प्रोसीड रिसीव हुई है। सेल ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स, तो आपने $36,000 की सॉफ्ट ड्रिंक्स भी बेची हैं। इसके साथ साथ आपके पास से पैसा गया क्या है, आपने एक इक्विपमेंट खरीदा है 14,400 का। सप्लायर्स को आपने सॉफ्ट ड्रिंक्स जिनसे आप खरीदते थे उन सप्लायर्स को आपने 20,800 पे करे हैं। वेंडिंग मशीन का रेंटल आपने पे किया है, यानी कि आपके पास कोई वेंडिंग मशीन आप लेते होगे रेंट के ऊपर, उसको डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर रखते होगे और वहाँ से लोग सॉफ्ट ड्रिंक्स निकाल के पीते होंगे, आपको प्रॉफिट होता होगा। तो वेंडिंग मशीन तो आप सब लोगों ने देखी भी, अगर नहीं भी हो तो सुना हुआ तो हो गई। वेंडिंग मशीन क्या होती है, अक्सर देखते हो मॉल्स वगैरह में या कुछ जगहों पर एक मशीन लगी हुई होती है, उसके ऊपर जो है वो NFC कार्ड आप लगाते हैं, पता नहीं जो भी होता है, या पैसे डालते हो तो उससे क्या होता है ड्रिंक बाहर आ जाती है। हॉस्पिटल्स वगैरह में भी होता है। फिर बोलता है क्लब के एक्सपेंसेस हैं 69,300 के। सोशल एक्टिविटीज़ आपने करवाई हैं, उन सोशल एक्टिविटीज़ की आपने जो पेमेंट करी है वो 41,000 करी है। और उसके बाद फिर आपके पास बैंक का CD बैलेंस आ रहा है 42,050, यानी कि साल के आखिर में तुम्हारे बैंक अकाउंट में पॉजिटिव बैलेंस पड़ा हुआ है 42,050, क्योंकि CD बैलेंस क्रेडिट साइड पे बन रहा है तो डेबिट साइड पे पॉजिटिव बैलेंस बन जाएगा। अब आगे अगर हम लोग सवाल में बढ़े तो बोलता है फर्दर इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो अवेलेबल। अब आपको और इन्फॉर्मेशन दे रहा है। नंबर 1, द क्लब स्टार्टेड रिसीविंग लाइफ मेंबरशिप ऑन जनवरी 2023।
2023। वो बोल रहा है जनवरी 2023 से आप लोगों ने लाइफ मेंबरशिप लेना शुरू करी है, उससे पहले आप लाइफ मेंबरशिप नहीं लेते थे। अभी जो साल चल रहा है ये 2024 चल रहा है, आपने पिछले साल की जनवरी से लाइफ टाइम जो मेंबरशिप फी है वो कलेक्ट करना स्टार्ट करी थी, ठीक है, ऑन जनवरी 1 2023, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। ये क्यों दे रहा है बात, ये आपको बताना चाह रहा है कि हमने बस 2023 से ही लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन लेना शुरू करी है, उससे पहले नहीं थी। आगे आ जाए तो बोलता है इट इज द क्लब पॉलिसी टू स्प्रेड दीज फीस ओवर 10 ईयर्स इक्वली। और वो बोल रहा है कि जो भी लाइफ टाइम मेंबरशिप फी हमारे पास आती है उसको हम 10 सालों में क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर तुम यहां पे देखो तो यहां पे तुम्हारे पास लाइफ टाइम मेंबरशिप फी कितनी आई है इस साल, 8000 आई है। तो अब इस 8000 को तुम क्या करोगे, 10 सालों में डिवाइड कर दोगे, यानी कि 8000 डिवाइडेड बाई 10 करोगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि हर साल इस 8000 में से $800 की तुम्हारी इनकम हुआ करेगी और बाकी की रिमेनिंग अमाउंट लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में पड़ी रहा करेगी। इसका मतलब यह है कि ये 10 सालों में डिवाइड कर देते हैं जो भी इनके पास लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन आती है। अच्छा जी, उसके बाद फिर आगे बोलता है लाइफ मेंबरशिप फी $500 वर इंक्लूडेड इन 2023 इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब वो क्या बोल रहा है, बोल रहा है जब 2023 का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया था तो इनकम 500 रुपए की मानी गई थी। अब उसने आपको बताया क्या, उसने आपको पता है क्या बताया, मैं आपको बताता हूं। उसने आपको यह बोला है कि भाई हमने पिछले साल इनकम्स में कितना रिकॉर्ड किया था, 500। क्यों, क्योंकि इन्होंने पिछले साल लाइफ मेंबरशिप देना शुरू करी थी। तो अब सोचो अगर इन्होंने 500 रुपए इनकम माना है तो फिर इनको टोटल अमाउंट रिसीव कितनी हुई होगी पिछले साल लाइफ मेंबरशिप की। ये तो इस साल है ना 8000, पिछले साल कितनी रिसीव हुई होगी सर, इसका मतलब पिछले साल रिसीव हुई होगी इनको 5000, क्योंकि इन्होंने जब 5000 को डिवाइड बाय 10 किया होगा तो फिर इनके पास आंसर कितना आया होगा, 500 आंसर आया होगा। तो ये 500 इन्होंने 2023 की इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड कर लिया होगा। बात समझ आती है। अब इसी तरीके से इस साल की अगर हम बात करें तो इस साल हमारे पास 2024 में 2023 वालों की भी लाइफ टाइम मेंबरशिप पड़ी हुई होगी और 2024 वालों की भी लाइफ टाइम मेंबरशिप आ गई। तो टोटल इस साल जो हम इनकम में रिकॉर्ड करेंगे वो इस साल रिकॉर्ड करेंगे 800 प्लस 500, तो ये टोटल बन जाएगा 1300 या जो भी बन रहा है। अगर मैं ये वैल्यू गलत लिख रहा हूं 1300 तो ये देख लीजिएगा। लेकिन टोटल इस साल जो मैं अर्निंग्स करूंगा, जो मेरी इनकम होंगी फ्रॉम द मेंबरशिप, वो इतनी होगी, ठीक है। क्योंकि मैंने पिछले साल 5000 आए, मैंने बोला हर साल 500 रुपए निकालूंगा, तो पिछले साल 500 निकाले, इस साल फिर दोबारा 500 आ जाएगा। लेकिन इस साल 8000 की और सब्सक्रिप्शन आ गई हैं लाइफ वाली, तो उनका भी तो 800 मेरे पास वापस निकलेगा, इनकम बनेगी। तो मैंने क्या करना है, मैंने 800 प्लस 500 कर लेना है, ये टोटल मेरी लाइफ मेंबरशिप इनकम बन जाएगी जो मैं इस साल इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड करूंगा। इस साल का मतलब दिसंबर 2024 में। खैर आगे बढ़ते हैं सवाल में और अगली बात करते हैं। तो वो बोलता है नंबर 2, द क्लब इक्विपमेंट विद द कैरिंग वैल्यू ऑफ 3500 वॉज सोल्ड इन 2024। वो आपको क्या बोल रहा है कि भाई जो आपका क्लब इक्विपमेंट था उसकी जो कैरिंग वैल्यू थी, कैरिंग वैल्यू का मतलब हमें पता है नेट बुक वैल्यू, जो कैरिंग वैल्यू थी वो 3500 की थी और आपने उसको बेच दिया। लेकिन जब आपने उसको बेचा तो उससे आपको प्रोसीड्स कितनी मिली थी, तो अगर आप टेक्निकली यहां पे देखो तो आपको प्रोसीड्स मिली खाली 3500 रुपए के वाले एसेट के पैसे मिले 3150। तो इसका मतलब आपका लॉस ऑन डिस्पोजल हो गया। और लॉस ऑन डिस्पोजल अगर हम देखें तो 3500 माइनस 3150 इज इक्वल टू 350, तो यानी कि 350 का लॉस ऑन डिस्पोजल है। आगे आ जाएं तो वो बोलता है नंबर 3, द क्लब ऑपरेट्स अ वेंडिंग मशीन सेलिंग सॉफ्ट ड्रिंक्स, रेंटिंग द वेंडिंग मशीन एट मंथली चार्ज ऑफ 800 इज द ओनली एक्सपेंस ऑफ ऑपरेटिंग वेंडिंग मशीन। बोल रहे हैं कि भाई ये बिजनेस क्या करता है, वेंडिंग मशीन रेंट पे लेता है और रेंट पे लेने के बाद उस वेंडिंग मशीन को जगहों पे रख देता है और बोलता है कि भाई ये जो भी सॉफ्ट ड्रिंक्स बेचते हैं इसके ऊपर जो वेंडिंग मशीन का खर्चा है वो खाली यही आता है जो इसका रेंटल पे होता है। अब 800 रुपए मंथली है तुम्हारे पास, तो अगर मैं बोलूं पूरे साल का कितना बनेगा तो तुम बोलोगे सर 800 मल्टीप्लाई बाय 12, तो ये पूरे साल का रेंट पता लग जाएगा वेंडिंग मशीन का। तो अगर हम निकालें तो ये बन रहा है 800 इंटू 12 इज इक्वल टू 9600, यानी कि 9600 का हम रेंटल पे करेंगे। लेकिन जबकि तुम यहां पे देखो तो इन्होंने रेंटल कितना पे किया हुआ है, 10400। इसका मतलब इन्होंने कुछ प्रीपेड एक्सपेंस किया हुआ है, कुछ एक्स्ट्रा पैसा पे किया हुआ है। जबकि इस साल इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना जाना चाहिए, एज पर द मैचिंग कॉन्सेप्ट, द अक्रूवल कॉन्सेप्ट, इस साल का एक्सपेंस, और इस साल का एक्सपेंस तो 9600 बनता है। जबकि इन्होंने पे कितना किया हुआ है, इन्होंने पे करा हुआ है 10400, तो जो भी एक्स्ट्रा पे करा हुआ है वो प्रीपेड है। तो हमारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो 9600 ही जाना चाहिए, क्योंकि हम तो इस साल जो खर्चा है वो रिकॉर्ड करेंगे। आगे आ जाए
a deposit of 4700 had been paid for a social activities held in मार्च 2025। वो ये कह रहा है कि भाई सोशल एक्टिविटीज कुछ होनी है जिसकी अमाउंट 4700 है जो कि मार्च 2025 में होंगी। अब ये सोशल एक्टिविटीज दिसंबर 2025 तक नहीं हो रही, यानी कि इस साल नहीं हो रही, ये फॉलोइंग ईयर में होंगी, यानी कि अगले साल 2025 के अंदर होंगी। तो ये जो खर्चा है ये इस साल का खर्चा नहीं है। तो जो आपने ये टोटल अमाउंट पे करी है सोशल एक्टिविटीज की, इसके अंदर से आप माइनस कर दोगे 4700, क्योंकि ये 4700 इस साल का खर्चा नहीं है इस 41,000 में से, बल्कि ये फॉलोइंग ईयर का खर्चा है। तो इस साल का खर्चा कितना बनता है सोशल एक्टिविटीज का? तो 41,000 माइनस 4700 विच मेक्स इन इक्वल टू 36300। तो 36300 तुम्हारे पास ये आ जाएगा, यानी कि इस साल जो तुम खर्चा रिकॉर्ड करोगे वो 36300 का सोशल एक्टिविटीज का खर्चा रिकॉर्ड होगा इस साल की इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर, क्योंकि इस साल का खर्चा रिकॉर्ड करेंगे और इसी साल की इनकम से रिकॉर्ड करेंगे ना। ठीक है, फॉलोइंग ईयर का अगर कोई खर्चा है तो वो फॉलोइंग ईयर में ही रिकॉर्ड होगा। ठीक है, इस साल हम बोलेंगे हमारा ये प्रीपेड एक्सपेंस है, हमने पहले से पे कर दिया ये भी 4700। ठीक है, अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। लो क्वेश्चन खत्म हो गया है तो बातें करते करते चले आगे बढ़ते हैं। अब रिक्वायरमेंट देखते हैं, रिक्वायरमेंट क्या है। रिक्वायरमेंट के अंदर सबसे पहली रिक्वायरमेंट आपको ये बोलता है कि भाई एक्सप्लेन व्हाई द क्लब अडॉप्ट्स द पॉलिसी ऑफ स्प्रेडिंग लाइफ मेंबरशिप फी ओवर 10 ईयर्स इक्वली। अब वो क्या बोल रहा है कि भाई ये मुझे बताओ कि इसने ये क्यों डिसाइड किया हुआ है, इसने ये क्यों पॉलिसी अडॉप्ट करी हुई है कि ये लाइफ टाइम मेंबरशिप फी को 10 ईयर्स के अंदर स्प्रेड कर देगा। भाई आसान बात है ना, अगर मुझे कोई पैसे दे रहा है 8,000 रुपए और वो बोलता है कि ये 8,000 रुपए अगले 10 सालों के हैं, तो मैं क्या करूंगा, उस पूरे 8,000 को अगर पहले साल में ही इनकम मान लूं तो इसका मतलब पहले साल की इनकम बढ़ गई और बाकी के सालों में कोई इनकम ही रिकॉर्ड नहीं होगी। तो इसका मतलब यहां खिलाफ वर्जी हो जाती है आपके मैचिंग और अक्रूवल कॉन्सेप्ट की, क्योंकि मैचिंग अक्रूवल कॉन्सेप्ट आपको यह कहता है कि जिस साल की जितनी इनकम हो उसको उसी साल रिकॉर्ड करना चाहिए, और बाकी की अगर कोई आपको प्रीपेड इनकम मिली हुई है तो उसको आप एज अ लायबिलिटी शो करेंगे और फिर अगला साल जब आएगा तो उसमें से उतना पैसा जो आपकी इनकम बनती है उसको इनकम में ट्रांसफर कर लेंगे। अब यही बात मैंने अंग्रेजी में लिख दी। मैंने किस तरीके से आंसर स्ट्रक्चर करा, तो आंसर अब स्ट्रक्चर देख लीजिए और साथ साथ कॉपी करना शुरू कर दीजिए। मैंने लिखा था क्लब स्प्रेड्स लाइफ मेंबरशिप फी ओवर 10 ईयर्स इन लाइन विद accrual/matching concept, recognizing income in the period to which it relates rather than when it's received। मैंने बोला कि भाई आप उस इनकम को रिकॉर्ड करेंगे जो इस साल आपने रिकॉग्नाइज करी है, उस इनकम को रिकॉर्ड नहीं करेंगे जो आपने इस साल रिसीव करी है। मुझे 8,000 रुपए तो इस साल रिसीव हुआ, लेकिन क्या पूरे 8,000 रुपए इसी साल की इनकम है? नहीं, इस 8,000 को 10 सालों में डिवाइड करना है, तो 800 इस साल की इनकम है और बाकी जो 7200 होगा जो बचेगा वो मेरी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बन जाएगी। सिंस बेनिफिट्स आर प्रोवाइडेड ओवर सेवरल ईयर्स, क्योंकि हम बेनिफिट्स यूजर्स को जो है वो सेवरल ईयर्स तक दे रहे हैं, स्प्रेडिंग द इनकम अवॉइड्स ओवर स्टेटिंग ऑफ प्रॉफिट इन 1 ईयर एंड इंश्योरिंग फेयर मैचिंग। तो हमने यही बोला कि अगर हम सारे इनकम को एक ही साल में मान लेंगे तो एक साल के अंदर हम इनकम्स को अपने ओवर स्टेट भी कर जाएंगे, और जाहिर सी बात है साथ साथ हमें इंश्योर करना पड़ेगा मैचिंग कॉन्सेप्ट को कि जिस साल की जो इनकम हो उसी को उसी साल रिकॉर्ड किया जाए। सो आई थिंक दिस इज वेरी फेयर इनफ कि आंसर को स्ट्रक्चर कैसे करना है। कोई बच्चा मुझसे पूछ रहा था कि सर ये जितनी लाइनें होती हैं क्या सारी फिल करनी होती है? मैं दोबारा रिपीट करूंगा, आपकी 3 मार्क्स थे तो 3 पॉइंट्स कवर होने चाहिए इसके अंदर, दैट इज इट। आगे आ जाओ। नंबर 3, अब वो आपका 3 लाइनों में नहीं होता तो नीचे एक्स्ट्रा जगह जाके करने, और अगर यही हो जाता है तो कोई मसला नहीं। कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम ऑपरेटिंग द वेंडिंग मशीन फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 2024। क्या बोल रहा है? बोल रहा है जो तुम वेंडिंग मशीन लगाते हो, इस वेंडिंग मशीन पे जो सॉफ्ट ड्रिंक्स बेचते हो, इसको जब बेचते हो तो इसका मुझे क्या कहते हैं प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करके दो। तो भाई प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले तो वो चाहिए होगी, क्या कहते हैं सेल्स चाहिए होंगी। तो हम यहां पे रिकॉर्ड करते हैं सेल्स। सेल्स हमें बैंक अकाउंट के अंदर डायरेक्टली गिवन थी। अगर आप लोग यहाँ पे आके देखें तो भाई सॉफ्ट ड्रिंक्स जो आप लोगों ने बेची वो कितने की बेची? 36,000 की बेची, तो 36,000 रुपये की हमारी सॉफ्ट ड्रिंक्स यहाँ पे आके रिकॉर्ड हो जाएगी 36,000। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इधर हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो ऐसे नहीं लिखना, पूरा लिख लो कॉस्ट ऑफ सेल्स। नाउ वी विल राइट ओपनिंग इन्वेंट्री फर्स्ट, राइट? सो ओपनिंग इन्वेंट्री, मेरा बेटा ओपनिंग इन्वेंट्री सवाल के अंदर डायरेक्टली गिवन थी। अगर तुम यहां पे देखो तो 1680 की ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है और क्लोजिंग इन्वेंट्री 1900 की गिवन है, तो यहां पे 1680 लिख लो। फिर तुम यहां लिखोगे परचेजेस, लेकिन अब परचेजेस डायरेक्टली सवाल के अंदर नहीं गिवन, तो इसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी? वर्किंग करनी पड़ेगी, और इसके लिए आप लोगों ने कोई खास वर्किंग नहीं करनी, एक PLCA बना लो और तुम्हारा काम हो जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ हम एक PLCA बना लेते हैं, ठीक है। PLCA, यहाँ पे आ जाएगा BD बैलेंस, यहाँ आ जाएगा CD बैलेंस, यहाँ पे आ जाएंगी पेमेंट्स और यहाँ पे हमारे पास परचेजेस पता लग जाएंगी। अब अगर तुम यहाँ पे आगे देखो तो तुम्हारे सप्लायर का ओपनिंग और क्लोजिंग, जो सप्लायर का पेबल था उसका ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों तुम्हें गिवन है। अब मैं इसकी वर्किंग खाली कर रहा हूँ तो इसलिए यहीं सामने मैं इसलिए कर रहा हूँ, आपके पास यहाँ जगह होती है, इधर ना आपके पास जगह होती है, नीचे आप इधर भी कर सकते हैं, वर्किंग की जगहें दी हुई होती हैं, वैसे भी ये नीचे भी बहुत सारी जगह है, आप इधर भी वर्किंग कर सकते थे। इनसेट पे कोशिश करें ना करें वर्किंग, क्वेश्चन पेपर पे वर्किंग किया करें, लेकिन मुझे क्योंकि वैल्यूज दिखानी होती हैं इसलिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो ये 7300 और क्लोजिंग है आपके पास 6500। सप्लायर्स को जो तुमने पेमेंट करी है सॉफ्ट ड्रिंक्स के लिए वो कितनी करी है, 20,800 करी है। तो अब तुम क्या करो, अब तुम एक्स कैलकुलेट कर लो। तो अब ये एक्स निकालने के लिए पहले इसको क्या करोगे, टोटल कर लोगे। तो भाई ये बन जाएगा 20,800 प्लस 6,500 माइनस 7,300 इज इक्वल टू 20,000। इसका मतलब तुम्हारी जो परचेजेस हुई हैं इस साल वो कितने की हुई हैं, 20,000 की हुई हैं। लेट्स नेम इट वर्किंग 1, राइट। और यहाँ पे हम आएंगे और यहाँ पे आगे हम लिखेंगे कि भाई ये वर्किंग 1 है और इसका आंसर 20,000 आ रहा है। क्लियर। फिर इसमें से आप लोगों ने क्या करना है, क्लोजिंग इन्वेंट्री को माइनस कर लेना है मेरा बेटा। तो यहाँ पे बोलोगे लेस क्लोजिंग इन्वेंटरी, यानी कि इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री अगर आप यहां पे देखें तो इन्वेंट्री आपको 1900 की क्लोजिंग गिवन है, 1900 लिख दो, कॉस्ट ऑफ सेल्स पता लग जाएगी। सो कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल लेते हैं, 1680 प्लस 20,000 माइनस 1900 इज इक्वल टू 19780। तो यहाँ पे हम लिखते हैं भाई ये 19780 कॉस्ट ऑफ सेल्स आई। तो अभी पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेते हैं, माइनस 36,000, तो ये आ रहा है 16,220। तो ये मेरे पास आ गया 16,220 ग्रॉस प्रॉफिट। इस ग्रॉस प्रॉफिट में से हम क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे वेंडिंग मशीन का रेंट। और वो रेंट कितना बन रहा था, पर मंथ कितना था, यहां पे आगे देखो पर मंथ कितना था वो, सर पर मंथ 800 था, और 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो पूरे 12 महीने का आ जाएगा 9,600। तो भाई यहां पे हम लिखेंगे 800 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 9,600। कुछ बच्चे पेपर में क्या गलती करेंगे, क्योंकि वो अपना अक्रूवल कॉन्सेप्ट ही भूल चुके होंगे, तो वो बोलेंगे भाई वेंडिंग मशीन का खर्चा ये हुआ है, वेंडिंग मशीन का खर्चा ही हुआ है। भाई खर्चा ये हुआ नहीं है, पेमेंट इतनी की गई है, इस साल का खर्चा तो ये बनता है ना। तो तुम तो इस साल की प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हो, तो जब इस साल का प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हो तो इसी साल के एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करोगे ना, तो ये इस साल के एक्सपेंसेस है। सो इसको आप माइनस करेंगे और आपके पास प्रॉफिट फ्रॉम वेंडिंग मशीन आ जाएगा। तो ये प्रॉफिट हम इसको निकाल लेते हैं, तो इसको माइनस कर लें 9600 से। सो द आंसर इज 6620, दिस इज द प्रॉफिट एंड दैट इज इट। ये मेरा काम हो गया, ये वाला पार्ट मैंने करा। अब मैंने बोला एग्जामिनर को चैलेंज ही, आगे बढ़ते हैं। अब एग्जामिनर मेरे साथ आगे बढ़ा, अब वो आपको बोलता है कि भाई मुझे जरा प्रिपेयर करके दो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना बड़ी बच्चों वाली काम है। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, दो हेडिंग्स बनानी है, एक इनकम्स की और नीचे इसके अंदर से आपने एक्सपेंसेस को लेस कर देना है। अब सवाल के अंदर पहली इनकम तो हम लोगों ने यही निकाल ली थी जो हमारे पास आया था, प्रॉफिट फ्रॉम वेंडिंग मशीन। तो वो लिख लेते हैं प्रॉफिट फ्रॉम वेंडिंग मशीन, जो कि हम लोगों ने ऊपर वाले पार्ट से करा होगा। अगर ये सी है तो ऊपर वाला पार्ट बी था एंड द प्रॉफिट वाज 6620। अब देखते हैं और क्या इनकम्स हुई हैं हमारी, ठीक है, जरा देख लेते हैं। ओके, सब्सक्रिप्शन मिलती थी हमें। अब सब्सक्रिप्शन मिलती थी तो सब्सक्रिप्शन के बारे में तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, तो क्या किया जाए, इसका एक अकाउंट बना लिया जाए। सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनाने के लिए, क्योंकि ये इनकम का अकाउंट बनेगा, तो इनकम का अकाउंट बनाने के लिए जो हम निमोनिक यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं आपा, APPA, आपा, ठीक है। किसका अकाउंट बन रहा है, सब्सक्रिप्शन का। अगेन दिस इज वर्किंग टू, मुझसे सब्सक्रिप्शन अकाउंट मांगा नहीं है इसलिए मैं वहां नहीं बना रहा, वर्किंग में बनाऊंगा। तो यहां पे आप लिखोगे APPA, यहां बैंक की वैल्यू आ जाएगी और यहां पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर की वैल्यू आ जाएगी। अब अगर तुम यहां पे देखो तो तुम्हारे सबसे पहले एडवांस सब्सक्रिप्शन दी हुई है, तो ओपनिंग एडवांस 1900 है, तो एडवांस का मतलब प्रीपेड होता है 1900, और क्लोजिंग एडवांस कितना दिया हुआ है 1200, तो यहां लिखोगे 1200। फिर उसके बाद तुम इधर आ जाओ तो अरियर्स तुम्हें दिया हुआ है, ओपनिंग कितना दिया हुआ है 2200, तो अरियर्स का मतलब अक्रूड 2200 इधर आ जाएगा, और क्लोजिंग अरियर्स कितना दिया हुआ है 2800, तो 2800 इधर आ जाएगा। बैंक में तुम्हारे पास सब्सक्रिप्शन जो एनुअल सब्सक्रिप्शन है, अब यहां पे लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन मत ऐड कर देना, ठीक है, ये एनुअल सब्सक्रिप्शन का अकाउंट होता है। तो बैंक में तुम्हारे पास पैसा आया था 124,000 ओनली, तो ये 124,000 यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। बच्चे अक्सर बोलते हैं कि लाइफ टाइम मेंबरशिप आई, तो सर वो भी तो इधर आएगी ना। नहीं भाई, उसका अलग ताल्लुक है, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ये इस साल की इनकम्स है। अब तुमने यहाँ से एक्स निकालना है, तो एक्स निकालने के लिए ऑपोजिट साइड का टोटल करो, ये दोनों वैल्यूज माइनस करो, एक्स निकल के आ जाएगा, दैट इज इट। तो 1900 प्लस 124,000
प्लस 2800 माइनस 1200 माइनस 2200 इज इक्वल टू 125,300। तो इसका मतलब मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा, 125,300। और मैंने इसकी क्या कर ली, वर्किंग 2 कर ली। तो यहां पे हम लोग लाके रिकॉर्ड कर लेते हैं कि भाई हमारी ये सब्सक्रिप्शन आ गई। तो हम लोगों ने सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट कर ली, जो कि हमारे पास यहाँ पे आई है इसकी वर्किंग 2 से। और ये वर्किंग 2 हमारे पास आ गई क्या कहते हैं, कितना था, 125,300। अब जो तुम्हारे पास लाइफ मेंबरशिप आई है उसको अलग से इनकम यहां पे रिकॉर्ड करोगे, लाइफ मेंबरशिप। अब ये लाइफ मेंबरशिप हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके थे। पिछले साल 500 की इनकम थी तो इस साल भी 500 की इनकम होगी, एक तो वो हो गई, ठीक है। साथ साथ इस साल 8,000 और आ गया था तो उसको मैंने 10 से डिवाइड किया तो 800 रुपए की और इनकम होगी। तो लाइफ मेंबरशिप जो मुझे टोटल रिसीव होगी वो होगी 800 प्लस 500 विच मेक्स इन टोटल 1300। फिर इसके बाद हमने एक एसेट बेचा था, उसका गेन हुआ है या लॉस हुआ है वो मालूम कर लेते हैं। तो वो हमें मालूम है कि वो लॉस हुआ है तो वो इनकम्स में नहीं जाएगा। तो इसका मतलब अब इनकम्स हमारी सिर्फ इतनी ही है, तो इनकम्स का टोटल निकाल लेते हैं। तो भाई ये हो जाएगा 125,000 था ना, ये डबल चेक कर लेते हैं, 125,300 था, ठीक है। इसको सही कर लेते हैं वरना आखिर में फिर आंसर मसला करेगा। 125,300 मेरा बेटा। चलें जी, तो ये बन जाएगा 6620 प्लस 125,300 प्लस 1300 इज इक्वल टू 133,220। अब इसके अंदर से हम लेस करना शुरू करेंगे एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप देखना शुरू करो कि भाई आपके एक्सपेंसेस कैसे चल रहे हैं सारे। तो भाई सबसे पहले अगर हम लोग यहां से बात करना स्टार्ट करें तो भाई हमारे पास कहां से देखें, चलें जी यहां से देखना शुरू करते हैं पहले बैंक अकाउंट से। एक तो हम लोगों ने कोई क्लब एक्सपेंसेस पे करे थे, तो पहले चलो क्लब एक्सपेंसेस का अकाउंट बना लेते हैं, क्योंकि क्लब एक्सपेंसेस से रिलेटेड ओपनिंग और क्लोजिंग अक्रूड भी गिवन है। तो अब इसके लिए क्या बनेगा, एक एक्सपेंस का अकाउंट बनेगा। तो एक्सपेंस का अकाउंट बनाने के लिए हम हमेशा क्या निमोनिक यूज करते हैं, पाप, PAAP। तो यहां लिखोगे P प्रीपेड, A अक्रूड P। और ये एक्सपेंस का अकाउंट है तो उसकी बैंक की वैल्यू इधर आएगी और इनकम एक्सपेंडिचर की वैल्यू ऑपोजिट साइड पे आ जाएगी। अब अगर तुम यहां पे देखो तो मैं ओपनिंग अक्रूड गिवन है कितने का, 8,800 का। तो अक्रूड A के सामने 8,800 लिखो, ये वी आर डूइंग वर्किंग नंबर 3, ठीक है। और यहां पे हमारे पास 5,400 का ये है। बैंक में अगर तुम आगे देखो तो क्लब के एक्सपेंस हमने कितने पे करे हैं, क्लब एक्सपेंसेस हमने पे करे हैं 69,300 के। तो यहां पे आ जाएगा 69,300 और यहां से इनकम एक्सपेंडिचर की वैल्यू पता लग जाएगी। तो एक्स अगर इधर है तो पहले ऑपोजिट साइड का टोटल और इधर जो भी वैल्यू थे उसको माइनस करो, ये आंसर निकल के आ जाएगा मेरा बेटा। अब तुम लोगों ने करना क्या है, 69,300 प्लस 5,400 माइनस 88,800 इज इक्वल टू 65,900। तो यानी कि 65,900 के मेरे क्लब एक्सपेंसेस चले जाएंगे, मैं इसको बोलूंगा क्लब एक्सपेंसेस। और ये जो तुम्हारे क्लब एक्सपेंसेस हैं ये वर्किंग नंबर 3 से हमारे पास आए थे और ये आ रहे हैं 65,900 के, 65,900 के। उसके बाद तुम बैंक अकाउंट में आगे आगे देखो तो तुम्हारी यहां पे कुछ सोशल एक्टिविटीज थी और सोशल एक्टिविटीज के बारे में उसने खुद बोला हुआ था कि यार 4,100 पे करे हैं लेकिन उसमें 4,700 अगले साल का खर्चा है। तो यहां पे हम लिखेंगे अगला एक्सपेंस सोशल, 41,000 माइनस 4,700 हम लोग इसको कर लेंगे। तो हमारा आंसर कितना आ रहा था, 36,300। तो यहां पे हम लोग लिख लेंगे 36,300। फिर उसके बाद हम लोग आगे आ जाते हैं। तो हम लोगों ने एक इक्विपमेंट बेचा था, तो इक्विपमेंट बेचा था उसके ऊपर हमें लॉस हुआ था। तो लॉस ऑन डिस्पोजल विच वॉज 350, ये हम रिकॉर्ड कर लेंगे। फिर लास्ट चीज, क्योंकि जाहिर सी बात है आपके पास नॉन करंट एसेट था तो नॉन करंट एसेट की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। तो आ जाए इसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं। अब इसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए आप लोग बनाओगे नेट बुक वैल्यू का अकाउंट और कुछ भी नहीं करोगे, ठीक है। रिवैल्यूएशन मेथड के थ्रू कैलकुलेट हो जाती है ये। एक आप सिंपल सा टी अकाउंट बनाएंगे और आपका काम हो जाएगा। इधर बनेगा नेट बुक वैल्यू का अकाउंट। नेट बुक वैल्यू के अकाउंट में इधर आता है ओपनिंग नेट बुक वैल्यू, इधर आती है क्लोजिंग नेट बुक वैल्यू। ओपनिंग नेट बुक वैल्यू इज 37,600, क्लोजिंग नेट बुक वैल्यू इज 38,800। आपने अगर कोई एसेट खरीदा है ड्यूरिंग द ईयर तो आप यहां पे देखो तो यहां लिखा हुआ है 14,400 का आपने एक नया इक्विपमेंट खरीदा। तो जब नया इक्विपमेंट खरीदा तो 14,400 का एडिशन हो गया आपके पास,
ठीक है। और इसी तरीके से आप लोगों ने एक एसेट डिस्पोज कर दिया, और जो आपने एसेट डिस्पोज किया वो अगर आप यहां पे आगे देखो तो उसकी जो सेल प्रोसीड है वो 3150 है, और वो उसकी जो नेट बुक वैल्यू है वो कितनी थी, 3500 की थी। तो यहां पे आप उसकी नेट बुक वैल्यू रिकॉर्ड करोगे, यानी कि जो एसेट बिक गया, क्योंकि अकाउंट नेट बुक वैल्यू का है तो डिस्पोजल की नेट बुक वैल्यू रिकॉर्ड करोगे, और यहां से तुम्हें पता लग जाएगा तुम्हारा इस साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। तो डेप्रिसिएशन इधर से पता लगेगा, तो पहले ऑपोजिट साइड का टोटल करके ये दो वैल्यूज को माइनस करो, इक्वल्स टू एक्स पता लग जाएगा। ठीक हो गया। आ जाए कैलकुलेट कर लेते हैं। 37,600 प्लस 14,400 माइनस 3,500 माइनस 38,800 इज इक्वल, मैंने 88,888 लिख दिया। ठीक है जी। तो ये मेरे पास फाइनल आंसर आ रहा है 9700 का, तो 9700 की डेप्रिसिएशन आ गई मेरे पास। ये मैं इसको बोल देता हूँ, ये वर्किंग मैंने कर ली, मेरे ख्याल से वर्किंग 4 तक हम कर चुके थे, ऐसा ही है। नहीं, वर्किंग 3 तक करा था, तो इसको वर्किंग 4 का नाम दे देते हैं। ठीक है। तो यहां पे हम बोलेंगे डेप्रिसिएशन ऑन जो भी एसेट था, इक्विपमेंट था, जो भी था वो लिख देना प्लीज। ठीक है। और ये हमारे पास आंसर आया था 9700। ठीक है। तो ये 9700 की हमारे पास डेप्रिसिएशन आ गई, और ये सारे एक्सपेंसेस हमारे पास टोटल हो गए। इसके अलावा अब इसके अंदर और कोई एक्सपेंस है नहीं। नॉन करंट एसेट था वो लिख दिया, बाकी ये जो एक्सपेंस है वेंडिंग मशीन का, ये तो वेंडिंग मशीन के प्रॉफिट में एडजस्ट हो गया, बस बात खत्म। आगे आ जाए, ऐड कर लेते हैं। 65,900 प्लस 36,300 प्लस 350 प्लस 9700 इज इक्वल टू, ये आपके पास आ रहा है 112,250। इसको माइनस करो और यहां से तुम्हें सरप्लस पता लग जाएगा, -133,220। तो 20970 का हम यहां पे लिख लेते हैं, 20970 का सरप्लस आ गया। क्लियर। ये वाला पार्ट हमारा एक और था, पार्ट सी इस क्वेश्चन का, ये भी हम कर चुके। अब वंस हमारा ये वाला पार्ट खत्म हो गया तो हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, और अब वो बोलता है प्रिपेयर। ठीक है जी। क्या प्रिपेयर करें भाई? प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन द अक्यूमुलेटेड फंड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड दिसंबर 2024। वो बोल रहा है कि भाई मुझे जरा ये निकाल के दो कि जो तुम्हारे अक्यूमुलेटेड फंड है उसके अंदर जो चेंज आया है, यानी कि ओपनिंग से लेके क्लोजिंग तक का वो चेंज निकाल के दो। तो सबसे पहले चेंज निकालने के लिए आपको चाहिए यहां पे ओपनिंग accumulated funds। अब ओपनिंग अक्यूमुलेटेड फंड निकालने के लिए सबसे पहली चीज आपको जो क्लियर होनी चाहिए वो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि सवाल में मुझे ओपनिंग अक्यूमुलेटेड फंड कहीं पे भी दिया हुआ नहीं है। लेकिन अगर मैं तुम्हें याद कराऊं तो ओपनिंग अक्यूमुलेटेड फंड कैसे निकलेगा? ओपनिंग एसेट्स माइनस ओपनिंग लायबिलिटीज, यानी कि सारे एसेट्स को उठाया जाएगा और उसमें से सारी लायबिलिटीज को माइनस कर दिया जाएगा, भले करंट हो भले नॉन करंट हो, और हमें कैपिटल पता लग जाएगा। तो ये बेसिकली कैपिटल ही निकल रहा है ना। तो आज पहले हम इसको कैलकुलेट करते हैं सारे एसेट्स में से सारी लायबिलिटीज को माइनस करके। अच्छा, हम लोगों ने काफी सारी बात तो कर ली थी कि इनमें से कौन से एसेट्स हैं और कौन सी लायबिलिटीज हैं, लेकिन साथ साथ आप अगर देखो तो आपके पास बैंक अकाउंट में भी कुछ पैसा पड़ा हुआ था, तो ये भी आपका एक एसेट है। और एक ऐसी लायबिलिटी है जो इस सवाल के अंदर गिवन तो है लेकिन हिडन है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। मैं आपको बताता हूं कौन सी। यार मुझे एक बात बताओ यहां पे आके सवाल के अंदर, सबसे पहले यार तुम्हारे पास एक लाइफ टाइम मेंबरशिप आई थी पिछले साल 5,000 रुपए की, जिसमें से तुमने क्या किया था, कन्वर्ट कर लिया था उसमें से कुछ पैसा इनकम में। तो कितनी तुम्हारी लायबिलिटी रह गई है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, वो तुम्हें निकालनी पड़ेगी। तो हम लोग पहले उस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को यहां पे निकाल लेते हैं और उसके बाद फिर हम बात करते हैं। तो भाई ओपनिंग निकालनी है, तो अगर हम बात करें कि 2023 में अगर हमारे पास 5,000 आया था तो उस 5,000 में से हम लोगों ने 500 रुपए तो इनकम मान लिया था। तो 2023 के आखिर में यानी कि दिसंबर 2023 में मेरी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कितनी होगी सर? 4500 होगी। और अगर 2023 के आखिर में मेरी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी 4500 है तो 2024 के शुरू में भी मेरी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कितनी होगी? 4500 की होगी। तो यह आपकी एक लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है जो आपके पास साल के शुरू में मौजूद है। तो जब हम लोग कैपिटल निकालेंगे तो इस लायबिलिटी को भी इंक्लूड करेंगे। तो अब मैं इसको यहां पे इसकी एक वर्किंग कर लेता हूं। ठीक है। वर्किंग करने के लिए हम यहां से वैल्यूज उठा के लिखते हैं। तो भाई पहले तो जो एसेट्स हैं वो है 37,600 के, यहीं से वैल्यूज लिख रहा हूं मैं पहले 37,600। ठीक है। नाम नहीं लिख रहा, बस ऐसी 37,600 प्लस दूसरा जो है आपके पास वो भी एसेट है 16,800 का, ये लिख लिया हमने 1680 का, तो 1680। फिर इसी तरीके से आपके पास जो अगला है वो आपके पास सब्सक्रिप्शन इन अरियर्स है, वो 2200 की है। फिर उसके बाद आपके पास जो अगला एसेट था वो बैंक है।
ठीक है, 26,800 का, तो ये बैंक लिख लो 26,800। फिर इसमें से लाइबिलिटीज माइनस शुरू करते हैं। तो सबसे पहली लाइबिलिटी याद करो, लॉन्ग टर्म बैंक वो सब्सक्रिप्शन जो मिली हुई है आपको, माइनस यहां से आगे देखो तो अगली चीज है 1900 की आपके पास सब्सक्रिप्शन इन एडवांस 1900। फिर उसके बाद आप इसमें से माइनस कर लो 1900 के बाद सॉफ्ट ड्रिंक जो सप्लायर को आपने देना है 7300, और फिर इसमें से आप माइनस कर लो लास्ट चीज जो आपको दी हुई है अक्रूड एक्सपेंसेस 8800 के, तो ये माइनस हो जाएंगे 8800 के। तो मेरे पास ओपनिंग कैपिटल पता लग जाएगा मुझे। सो लेट्स कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल हमारा कितना आ रहा है 37,600 प्लस 1680 प्लस 2200 प्लस 26,800 माइनस 4,500 माइनस 1,900 माइनस 7,300 माइनस 8,800, तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है 45,780। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये सवाल आएगा, सर ये आपने 4500 की तो लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन एडजस्ट करी, लेकिन ये 8000 की जो आपके पास मजीद लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन आई है ये क्यों नहीं एडजस्ट कर रहे? बेटा ये 2024 के अंदर आई है, 1 जनवरी 2024 को ये वाली मेरे पास लायबिलिटी मौजूद नहीं थी, तो मैं तो ओपनिंग कैपिटल निकाल रहा हूं, तो ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए मुझे ओपनिंग लायबिलिटीज चाहिए, ये मेरी ओपनिंग लायबिलिटी नहीं थी। बात समझ आया? अब अगर तुम यहां पे देखो तो ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास ओपनिंग कैपिटल आ गया जिसकी मैंने नीचे वर्किंग कर ली है, और ये आ गया आपके पास 45,780 का। ठीक है, इसके अंदर अब हम लोगों ने कुछ भी नहीं करना, हमारा इस साल का जो सरप्लस था उसको ऐड कर देंगे। सरप्लस को अगर आप ऊपर आके देखो तो वो था 20970, तो यहां पे आप लिखोगे 20970, और आपके पास यहां पे क्लोजिंग अक्यूमुलेटेड फंड आ जाएगा, तो यहां पे हम निकाल लेते हैं क्लोजिंग अक्यूमुलेटेड फंड्स। और ये कैसे निकलता है? यूजुअली क्लोजिंग एसेट्स माइनस क्लोजिंग लायबिलिटीज, लेकिन अभी तो यहीं से निकल आएगा, तो इसके अंदर हम प्लस कर लेंगे 20970 इज इक्वल टू, ये बन जाएगा हमारा 66,750, तो ये इसका आंसर होना चाहिए टेक्निकली। ठीक है, तो ये हम लोगों ने दिखा दिया कि भाई ओपनिंग कैपिटल कितना था, उसके अंदर सरप्लस कितना आया, और अब हमारा क्लोजिंग कैपिटल कितना है, यानी कि हमने मूवमेंट इन अक्यूमुलेटेड फंड्स शो कर दी एग्जामिनर को। अब वंस हमारा ये वाला पार्ट हो गया, तो अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं जो कि ई पार्ट है। अब ई पार्ट को अगर हम देखें तो ई पार्ट में बोलता है अ टेनेंसी ऑफ द क्लब प्रेमिसेस विल एंड ऑन दिसंबर 2025। अभी 2024 चल रहा है, 2025 में वो बोल रहा है कि ये एंड हो जाएगा। बोलता है जो इनका अग्रीमेंट है जगह का, प्रेमिसेस का, रेंट का, बोलता है द लैंडलॉर्ड हैज इंडिकेटेड दैट द टेनेंसी विल नॉट बी रिन्यूड, और बोला कि अब आगे से फिर 2025 दिसंबर के बाद हम दोबारा आपको जगह किराए पे नहीं देंगे। द मैनेजिंग कमेटी इज कंसिडरिंग परचेजिंग द क्लब्स ओन प्रेमिसेस एट अ कॉस्ट ऑफ 2 लाख रुपए। अब क्लब ये सोच रहा है कि यार ठीक है, अब ये रेंट हमारे पास ये जगह जा रही है जो रेंट पे थी, अब हम एक काम करते हैं $2 लाख खर्च करके एक नई जगह ले लेते हैं, खरीद लेते हैं, ओन कर लेते हैं। मीना अ मेंबर, कोई मीना साहिबा थी जो एक मेंबर हैं इस क्लब की, बोला उन्होंने ऑफर्स टू डोनेट दिस अमाउंट विद द कंडीशन दैट द नेम ऑफ द क्लब वुड बी चेंज टू द मीना सोशल क्लब। अभी उसका नाम क्या था? टॉप हिल सोशल क्लब। मीना बोल रही है कि भाई बिल्डिंग ले लो, प्रेमिसेस ले लो, $2 लाख मैं तुम्हें दूंगी, लेकिन अब से इस क्लब का नाम टॉप हिल क्लब नहीं होगा, बल्कि क्या नाम हो जाएगा? मीना सोशल क्लब हो जाएगा। ठीक है जी, मान ली बात। बोलता है एडवाइस मैनेजिंग कमिटी वेदर और नॉट मीना इज ऑफ मीनाज ऑफर शुड बी एक्सेप्टेड, जस्टिफाई योर आंसर। अब वो ये कह रहा है कि क्या ये मीना की ऑफर हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अच्छा, अब जाहिर सी बात है इसके कुछ फायदे और कुछ नुकसान आते हैं, तो आपने वो लिखने, तो टेक्निकली मैंने इसमें कुछ एक्स्ट्रा पता नहीं, मैं लिख रहा था तो लिखते ही गया, लेकिन खैर काम की बातें सारी ही हैं, इसके अंदर कोई भी इररेलेवेंट बात नहीं है। अब मेरी बातों को गौर से सुनना, हाउ टू स्ट्रक्चर द आंसर। तो यहाँ पे ना कुछ कलर में भी चेंजेस आएंगे, तो ये चीज बातों में भी चेंज हो रहा होगा यहाँ पे। Accepting Meena's offer would provide the club with immediate finance to purchase premises without needing to borrow funds। पहली बात ये कि मीना से डायरेक्ट पैसा आएगा, तो किसी और से बोरोइंग करे बिना हम लोग क्या करेंगे? हम डायरेक्टली जाके चीज खरीद लेंगे। और मीना हमसे ये पैसे वापस नहीं मांग रही, मीना बोल रही है ना पैसे चाहिए ना इंटरेस्ट चाहिए, बस अब इसका नाम कर दो मीना, पता नहीं कौन सी मीना क्लब था, कोई भी था। ठीक है, बोलता है देयर बाय अवॉइडिंग इंटरेस्ट कॉस्ट, reducing financial pressure. In addition, owning the premises would eliminate rental expense and provide long-term stability for the club। साथ साथ मैंने ये भी लिखा कि अब ना तो आपको फ्यूचर के अंदर कोई रेंट देना है, ना फ्यूचर के अंदर आपने कोई क्या कहते हैं इंटरेस्ट देना है, और फ्यूचर में आपका जो क्लब है वो बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि ये वाले मसलों से आप निकल जाओगे। However,
Accepting donations would require the club to change its name, which would result in a loss of identity as a community-based organization. This may negatively affect membership if members feel the club is no longer representative of the local community. ये बोला गया कि हो सकता है कि ये नाम चेंज करने की वजह से आप अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी खो देंगे और उसकी वजह से हो सकता है कि वो जो आपके एग्जिस्टिंग मेंबर्स थे उनको अपनापन फील ना हो और उसकी वजह से ये एक मसला हो सकता है. फर्दर मोर मसला क्या हो सकता है कि वो मेंबरशिप अपनी कैंसिल कराते हैं. फर्दर मोर मीना में एक्सर्ट इन्फ्लुएंस ओवर डिसीजन मेकिंग. हो सकता है क्योंकि अब मीना प्रेमिसेस ओन करती है तो मीना जो है वो कुछ डिसीजन मेकिंग के अंदर भी आना या घुसना शुरू कर दे, विच वुड अफेक्ट द इंडिपेंडेंस ऑफ द क्लब्स मैनेजमेंट. और जाहिर सी बात है उनकी फिर जो क्लब की जो मैनेजमेंट थी उसकी इंडिपेंडेंस के ऊपर भी इफेक्ट आ जाएगा. ऑल दो, अब देखो आखिर में जवाब बड़ा प्यारा करा. ऑल दो the financial benefits are significant, the decision depend on priorities. Reject if community identity matter most, accept if financial stability is the focus. तो आखिर में मैंने क्या लिखा कि अगर तुम्हारे लिए तुम्हें ये देखना है कि तुम किस चीज को प्रायोरिटाइज करना चाहते हो. अगर तुम्हारे लिए कम्युनिटी की आइडेंटिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो इस ऑफर को रिजेक्ट कर दें, और अगर तुम्हारे लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो फिर इस ऑफर को क्या कर लिया जाए, एक्सेप्ट कर लिया जाए. सो दिस इज हाउ वी स्ट्रक्चर द आंसर परफेक्टली. एग्जामिनर हमेशा आपसे ये चाहता है कि आप उससे बिल्कुल प्रॉपर वे में बात करें. देखो हमेशा याद रखना, एम है 75 आउट ऑफ 75 इस पेपर के अंदर हमारा, ठीक है. हमारा 74 आउट ऑफ 75 एम है ही नहीं कभी भी. तो जब पूरे मार्क्स लाने हैं तो बात भी प्रॉपरली ही करोगे और उतनी ही क्लैरिटी के साथ करोगे. हां, अगर कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाती है उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, पॉइंट क्लियर होना चाहिए, एग्जामिनर मार्क देगा आपको उसके अंदर, ठीक है. सो ये हम लोगों ने इसका ये वाला मेरे ख्याल से जो क्वेश्चन था वो कर लिया और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चले जाएंगे, ठीक है. ओके जी, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे. क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं. इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया हुआ है. इसके अंदर बोलता है कि भाई आपके पास द इक्विटी ऑफ TNPLC ऑन जनवरी 2024, यानी कि आपको जनवरी 2024 की वो इक्विटी का सेक्शन की कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है. ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल दिया हुआ है, पार वैल्यू $2 है हर शेयर की, और अमाउंट कितनी है, 4 लाख है. अगर मैं तुमसे बोलूँ क्या ज़रा नंबर ऑफ शेयर्स निकाल के दिखाओ, तो इस वक्त कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स होंगे 2 लाख. कैसे निकला 2 लाख? 4 लाख को मैंने किससे डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया. तो कंपनी ने इस वक्त 2 लाख शेयर्स इशू करे हुए और 4 लाख की अमाउंट उसको रिसीव हुई भी, क्योंकि हर एक शेयर उसने $2 का बेचा है, ठीक है. आगे आ जाए तो बोलता है शेयर प्रीमियम है विच इज 23,000 का, और फिर रिटेन अर्निंग्स है 199,000 का. ये ओपनिंग बैलेंसेस दिए मैं आपको जनवरी 2024 के. बोलता है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द ईयर एंडेड दिसंबर 2024 इज फॉलोज. अब आपको क्लोजिंग इंफॉर्मेशन दे रहा है. बोलता है ऑन 15 मार्च. अब देखो तुम्हारा जो अकाउंटिंग पीरियड है वो क्या बन रहा है, यहां पे लिख लो अपने पास अकाउंटिंग पीरियड. अगर जनवरी 2024 में स्टार्ट हो रहा है तो एंड हो जाएगा 31 ऑफ दिसंबर 2024 में. तो अब वो बोलता है मार्च 2024 में हुआ क्या, हुआ कुछ ऐसा कि अब फाइनल डिविडेंड ऑफ फॉर 2023 ऑफ 0.35 पर शेयर वॉज पेड. आपने क्या किया है, 2023 के जो फाइनल डिविडेंड्स थे जो कि 2023 में प्रपोज्ड होंगे वो आपने मार्च में एजीएम के बाद क्या करे, दे दिए. और वो डिविडेंड्स कितने पे हुए हैं इस साल आपके, क्योंकि आपने पे तो 2024 में करे हैं ना. तो आप बोलोगे यार हमारे पास जो नंबर ऑफ शेयर्स थे वो 2 लाख थे और हर एक शेयर पे जो डिविडेंड दिया गया है वो 0.35 का डिविडेंड दिया गया है, विच मेक्स इन टोटल ये कितना बन जाता है, निकाल लेते हैं. तो 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.35 इज इक्वल टू 70,000, यानी कि $70,000 का एक डिविडेंड पे हुआ है इस साल 2024 में, जिस साल अभी हम खड़े हैं. आगे वो बोलता है नंबर 2 द ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल वॉज रिमेन कॉन्स्टेंट फॉर द प्रीवियस 3 ईयर्स. बोल रहा है पिछले 3 सालों से ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल इतना ही है, 4 लाख का. बोलता है ऑन 16 मार्च यानी कि 16 मार्च को डिविडेंड देने के बाद अब बोनस इशू ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स वाज मेड ऑन द बेसिस ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 10 शेयर्स हेल्ड. ठीक है, 1/10 की पॉलिसी पे बोनस इशू कर दिए. इट इज कंपनी पॉलिसी टू कीप रिजर्व्स इन द मोस्ट फ्लेक्सिबल फॉर्म, और रिजर्व्स को मोस्ट फ्लेक्सिबल फॉर्म में रखा गया. अब अगर मैं तुमसे बोलूं कि यार बोनस इशू करे कितने होंगे, तो भाई कंपनी ने पहले से कितने शेयर इशू करे हुए थे, 2 लाख, मल्टीप्लाई बाय 1/10 करो तो ये बन जाएंगे 20,000. यानी कि कंपनी जो बोनस इशू करने जा रही है वो बोनस इशू कितने हैं, 20,000 है. अब इसकी एंट्री पास कर लेते हैं, एंट्री बना लेते हैं. एंट्री क्या बनेगी, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा 20,000 मल्टीप्लाई बाय हर एक शेयर की वैल्यू कितनी है, $2, तो ये हो जाएगा 40,000 का. शेयर प्रीमियम को डेबिट कर देंगे. शेयर प्रीमियम में पड़े हुए ही 23,000 रुपए थे,
तो सारा का सारा खत्म हो जाएगा, तो 23,000 शेयर प्रीमियम से निकाल लेंगे क्योंकि मोस्ट फ्लेक्सिबल फॉर्म यूज करनी है। और बाकी आपके पास एक ही रिजर्व है, रिटेन अर्निंग्स। तो रिटेन अर्निंग्स में से अब कितना पैसा जाएगा, तो 40,000 टोटल देने थे शेयर्स, जिसमें से हमने 23,000 दे दिए, ठीक है, और बचा 17,000, तो 17,000 रिटेन अर्निंग से निकल जाएगा। तो रिटेन अर्निंग से 17,000 निकल जाएगा, यहाँ से पूरा 23,000 निकल जाएगा और रिटेन अर्निंग से 17,000 निकल जाएगा और डबल एंट्री ये पास हो जाएगी बोनस इशू की। हमने कर दिया, बड़ा बेसिक सा। आगे आ जाए तो अगली बात बोलता है नंबर 3, TNPLC इशूड 6% डिबेंचर्स 2028। आज 2024 चल रहा है सवाल में, लेकिन वो बोलता है 2028 में हमने डिबेंचर पे करना है, जो कि 6% के हिसाब से हमने लिया हुआ है 3 लाख रुपए का ऑन जनवरी 2022 पे हमने लिया था ये, यानी कि 22 में लिया था, 23 में भी होगा, 24 में भी होगा, 25 में भी होगा, 26 में भी होगा, 27 में भी होगा, 28 में पे कर देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब इसका अगर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करें तो पूरे साल का इंटरेस्ट देना है इसका हमें। इसी तरीके से द कंपनी इशूड अनदर 6% डिबेंचर 2030, एक और डिबेंचर लिया कंपनी ने 6% के हिसाब से, जो कि 2030 में पे ऑफ होना है 40,000 रुपए का ऑन अप्रैल 2024। लेकिन आपने ये लिया कब है, अप्रैल 2024 में। अगर मैं तुमसे बोलूं कि यार आगे बढ़ने से पहले इसके इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, तो जो हमारे पास 2028 वाला डिबेंचर है, इसकी अमाउंट है 3 लाख, मल्टीप्लाई बाय इसके ऊपर 6%, तो ये तो पूरे साल का इंटरेस्ट पे होगा, तो ये कितना बन जाता है, 3 लाख का 6%, ये बन जाता है 18,000। तो यानी कि 18,000 तो हमारे पास ये पे होगा, यानी कि ये साल का लोन इंटरेस्ट है, फाइनेंस कॉस्ट है। और एक जो हमने लोन लिया है 2030 वाला, वो हमने लिया है 4 लाख का, उसके ऊपर भी हम इंटरेस्ट तो 6% पे करते हैं, लेकिन हमने वो इसी साल लिया है और उसको लोन को लिए हुए कितने महीने हुए हैं, अप्रैल 1 को लिया, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 महीने बन रहे हैं। तो 9 डिवाइड बाय 12 कर लेते हैं इसको, तो ये निकाल लेते हैं कितना बनता है, 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 6% मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 12 इज इक्वल टू 18,000। तो इत्तेफाक ये है कि इसका भी आंसर 18,000 आ रहा है। तो इस साल की अगर मैं टोटल फाइनेंस कॉस्ट देखूं तो 18 + 18 बन जाएगा $36,000, यानी कि इस साल जो मेरा इंटरेस्ट एक्सपेंस पे होना है वो 36,000 का इंटरेस्ट एक्सपेंस पे होना है। इसका मतलब ये है इस एडजस्टमेंट का। आगे बढ़ जाते हैं। नंबर 4 बोलता है ऑन 1 मई an interim dividend of 0.16 per share was paid on all shares issued on that date। वो बोल रहा है कि 1 मई को फिर आपने मजीद डिविडेंड्स पे करे हैं और वो तमाम शेयर्स पे करे हैं जो आपने अब तक इशू कर चुके हैं। तो पहले आपके जो इशूड शेयर्स थे वो 2 लाख थे, फिर आपने बोनस इशू करे 20,000, तो टोटल जो आपके शेयर इशू करे हुए आपने वो 2,20,000 है, और 2,20,000 पे हर एक शेयर पे आपने कितना डिविडेंड दिया है, ऑन ईच शेयर 0.16 का। तो ये जो आपका इंटरिम डिविडेंड है इसकी अमाउंट कितनी बन जाती है, तो 2,20,000 into 0.16 इज इक्वल टू 35,200, यानी कि 35,200 का आपने इस साल का डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड भी पे कर दिया। आगे आ जाए, बोलता है द प्रॉफिट फॉर द ईयर अमाउंटिंग 180,400, यानी कि इस साल का जो तुम्हारा प्रॉफिट है वो कितना है, 180,400। अब सर ये कौन सा प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है या ऑपरेटिंग प्रॉफिट है? बेटा यहाँ लिखा हुआ है प्रॉफिट फॉर द ईयर, तो जब भी एग्जामिनर प्रॉफिट फॉर द ईयर लिख के देगा तो इट मींस ये फाइनल प्रॉफिट है। इसका मतलब इसमें से ये 36,000 रुपए ऑलरेडी सब्ट्रैक्ट हुआ है, राइट। सो इसमें से देयर इज नो नीड टू सब्ट्रैक्ट 36,000 अगेन बिकॉज दिस इज द नेट प्रॉफिट गिवन ऑलरेडी इन द क्वेश्चन, ठीक है। अपनी आंखें खोल के रखना, अगर यहां वो लिखता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट है तो फिर नेट प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फिर हम नेट प्रॉफिट निकालने के लिए जाहिर सी बात है इसमें से 36,000 को माइनस करते हैं, लेकिन अभी कोई जरूरत नहीं है। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं, अच्छा क्वेश्चन ही खत्म हो गया, वाह। चलें जी स्टार्ट करते हैं फिर। अब देखते हैं रिक्वायरमेंट क्या है हमारे प्यारे एग्जामिनर की। बोलता है पार्ट ए के अंदर, क्वेश्चन नंबर 2 हम कर रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर पार्ट ए में वो हमें बोलता है कि भैया प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 2024, और टोटल कॉलम इज रिक्वायर्ड। इसका मतलब टोटल कॉलम बनाना जरूरी है। तो भाई हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इनके जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसके अंदर एक ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल है। अच्छा अगेन मार्क कटेगा, पहले प्रॉपर हेडिंग लिखेंगे। बिजनेस का नाम क्या था, बिजनेस का नाम देखें, बिजनेस का नाम था TNPLC, ठीक है जी। तो हम लोग यहां पे बनाते हैं TNPLC, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस, इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2024, यानी कि ये स्टेटमेंट बनाने जा रहे हैं हम लोग। ठीक हो गया, डन। अब आ जाएं स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी बनाते हैं। अच्छा जी इसके अंदर अगर हम लोग बनाना स्टार्ट करें तो सबसे पहले हमारे पास जो पहला कॉलम बन जाएगा वो बन जाएगा ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल का। दूसरा हमारे पास बन जाएगा शेयर, यार मैं शॉर्ट करके लिख रहा हूँ, ठीक है, तुम लोग नहीं लिखना, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल।
दूसरा जो हमारे पास कॉलम बन जाएगा वो बन जाएगा शेयर प्रीमियम का। तीसरा बन जाएगा रिटेन अर्निंग्स था इनके पास खाली, ना कोई जनरल रिजर्व था ना कोई रिवोल्यूशन रिजर्व था, इधर आ जाएगा टोटल। ठीक है, आ जाए भाई। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बैलेंस लिखते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास बैलेंस। थोड़ा सा इसको आगे कर लेते हैं ताकि हमारे पास प्रॉपर जगह हो शो करने की चीज़ें। बैलेंस एट 1 जनवरी 2024। तो 1 जनवरी 2024 को हमारे पास बैलेंसेस क्या थे? ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल था 4 लाख का, यहाँ लिख दो 4 लाख। शेयर प्रीमियम में 23,000 पड़े हुए थे मेरे ख्याल से, यस, तो 23,000। रिटेन अर्निंग्स में हमारे पास 199,000 पड़े हुए थे, तो 199,000। इन सबको ऐड कर लेते हैं, तो ये कितना बन रहा है? यहाँ दिया हुआ है ना ऐड होके 622,000, तो डायरेक्ट लिख दो 622,000। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? प्रॉफिट फॉर द ईयर ऐड करेंगे। प्रॉफिट फॉर द ईयर। अच्छा, प्रॉफिट फॉर द ईयर ऑलरेडी हमें सवाल के अंदर गिवन था। यहाँ पे लाके अगर आप लोग देखना चाहें तो प्रॉफिट फॉर द ईयर आपको गिवन है, ये रहा 180 400 का। तो 180 400 का आपका यहाँ पे स्ट्रेट अवे प्रॉफिट आ जाएगा, तो यहाँ लिख लो 180 400। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या करते हैं, प्रॉफिट वैसे एंड में लिखें तो ज़्यादा अच्छी बात है। पहले बोनस इशू वगैरह हुआ था तो उसको लिख लेते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, बोनस इशू हुआ था वो लिख लेते हैं। जो बोनस इशू हुआ था वो कितने शेयर्स आपने इशू करे थे? आपने करे थे 20,000 शेयर्स, और उससे अमाउंट कितनी रेज हुई थी? 40,000। तो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल कितने से बढ़ जाएगा? 40,000 से बढ़ जाएगा। शेयर प्रीमियम कितने से कम हो जाएगा? पूरे 23,000 से कम हो जाएगा। रिटेन अर्निंग्स में से कितने निकाले थे? 17,000 निकाले थे। ओवरऑल में क्या इंपैक्ट पड़ेगा? कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। रिक्लासिफिकेशन ऑफ रिजर्व हो गई, यानी कि एक रिजर्व से पैसा निकाल के दूसरे रिजर्व में ऑर्गेनाइजेशन ने डाल लिया। फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ने 2 बार डिविडेंड्स पे करे थे, तो भाई हमारे पास जो एक डिविडेंड हमने पे करा है वो हमने डिविडेंड पे करा है कितना? ये रहा 70,000 रुपये का। तो एक हम लोगों ने डिविडेंड पे करा था, तो हम लोग उसको डिविडेंड पे रिकॉर्ड कर लेते हैं। डिविडेंड्स 2023 वाले जो हमने 24 में पे करे हैं, तो वो हमने पे करे थे 70,000 के, ठीक है। तो 70,000 यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। और यहाँ पे भी 70,000 माइनस हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोगों ने डिविडेंड्स पे करे थे कुछ 2024 के, ये इंटरिम थे और ये फाइनल थे, ठीक है। और ये हम लोगों ने कितने पे करे हैं? इंटरिम डिविडेंड अभी हम लोगों ने निकाला था यहाँ पे कैलकुलेट करके 35,200। तो यहाँ पे हम 35,200 रिकॉर्ड करेंगे, 35,200। एंड दैट इज इट, हमारी स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी बन गई। अब हम क्या करेंगे? इसके फाइनल आंसर्स निकाल लेते हैं। तो भाई ये बन जाएगा 4,40,000, ये हो जाएगा नील। रिटेन अर्निंग्स निकाल लेते हैं, 199,000 माइनस 17,000 माइनस 70,000 माइनस 35,200 प्लस 1840 नहीं 180400। तो ये मेरे पास आ रहा है 257,200 और इसमें ऐड कर लो 440,000, तो ये बन रहा है 697200। ये जो मेरे पास बैलेंसेस आए हैं, ये मेरे पास बैलेंस आ गए, बैलेंस एट 31 दिसंबर 2024 के। क्लियर? अच्छा भाई, अब हमारा नेक्स्ट पार्ट सवाल के अंदर आ रहा है। इस नेक्स्ट पार्ट में वो बोलता है कैलकुलेट 2 डेसिमल प्लेसेस ऑन द रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि रोस निकालना है। अब रेशियोज आपकी जिंदगी में हमेशा रहेगा, रोस, ROCE। रोस का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो उसका फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। अब अगर हम लोग यहां पे देखें तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलेगा? यार हमें प्रॉफिट फॉर द ईयर तो पता है, प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है? वो था हमारा 180,400, ऐसे ही था सवाल के अंदर, ये हमें ऑलरेडी दिया हुआ था। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो इसके अंदर एड बैक कर दिया जाएगा किसको? वापस से इंटरेस्ट को। तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे? 36,000 रुपए एड बैक कर देते हैं, तो 36,000 ऐड कर लो डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है? क्लोजिंग कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। अब क्लोजिंग कैपिटल तो हमें यहीं से नजर आ रहा है 697,200, तो यहां पे हम लिखेंगे 697
200 प्लस क्या कहते हैं, हमारे जो टोटल डिबेंचर हैं, जो हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, उसको ऐड कर लो तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी 3 लाख प्लस 4 लाख तो 7 लाख की ये बन जाएगी इन 200। आंसर निकाल के दे दो एग्जामिनर को। आ जाए भाई, कैलकुलेशन कर लेते हैं, आंसर निकाल लेते हैं। सो 180400 प्लस 36,000 डिवाइडेड बाय 967,000 प्लस 7 लाख इनटू 100। ये आंसर आ रहा है 12.98। तो यहाँ पे हम लोग इसका आंसर मेंशन कर रहे हैं कि भाई ये जो हमारे पास बन रहा है कैपिटल एम्प्लॉयड, ये बन रहा है 12.98। ठीक हो गया। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट सही है, सही है, सही है। 679,000 हमारे पास आ रहा था, 679,200 आ रहा है। इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं, ये 679,200 है, तो आंसर में फ़र्क आएगा थोड़ा। 670, मैंने कैलकुलेटर पे क्या लिखा है, ये 697, 697,200, 697,200। ये इसको आंसर सही कर लेना, मैंने कैलकुलेटर पे वैल्यू गलत लिखी है। 154 2 डेसिमल देना है तो 49%, ये आंसर बनेगा इसका। ठीक है, मैंने वो कैलकुलेटर में अमाउंट भी गलत लिखी हुई थी, मैंने 976 लिखा हुआ था। ठीक है, तो क्या कहते हैं, ये हमारे पास जो ये वाला पार्ट था ये भी हम लोगों ने कर लिया। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। बोलता है अब कैलकुलेट, जरा देखें क्या बोलता है भाई। बोलता है कैलकुलेट 2 डेसिमल प्लेसेस द गियरिंग रेशियो ऑफ बोथ द ईयर्स 2023 एंड 2024। बोल रहा है गियरिंग रेशियो मुझे कैलकुलेट करके दो। अब गियरिंग रेशियो तुमने कैसे कैलकुलेट करके देना है, अगर हम गियरिंग का फॉर्मूला लिखें तो गियरिंग का फॉर्मूला होता है डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी इनटू 100। राइट, अब अगर हम देखें तो हमें 2023 का पहले निकालना है। तो 2023 का आप पहले डेट तो देखो, आपका डेट कितना था। तो 2023 में आपने एक लोन लिया हुआ था और आपका जो वो लोन था वो कितने का था, वो 3 लाख का लोन था, जो कि आपके पास पिछले साल लोन मौजूद था, क्योंकि ये आपने कब लिया था, 2022 में लिया था, तो 2023 में ये लोन मौजूद होगा। लेकिन ये वाला लोन आपने क्योंकि 2024 में लिया है तो ये लोन पिछले साल मौजूद नहीं होगा। तो खाली डेट आपका कितने का था, इतने का था, अपॉन, तो यहां पर हम लिखेंगे 3 लाख अपॉन डेट 3 लाख प्लस इक्विटी। तो पिछले साल की अगर आपने इक्विटी देखनी है तो आप ओपनिंग कैपिटल अपना जाके देख लें, और वो है 622,000 का। तो यहाँ पे हम 622,000 उठाते हैं और 622,000 यहाँ पे लाके रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो 622,000 इंटू 100, तो हमारे पास एक आंसर निकल के आ जाएगा। तो इसके आंसर को हम कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। तो ये बन जाएगा 3 लाख डिवाइडेड बाय, इसको फ्रैक्शन में लिख लेते हैं, 3 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख प्लस 622,000 इंटू 100, ये आ रहा है, ओहो मैं 10 हमेशा खा रहा हूँ। ठीक है, 32.58 आ रहा है मेरे पास ये। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 32.53, सॉरी, तो 537 है तो 58 हो जाए, वो 54 हो जाएगा। 32.54 ये तुम्हारा आंसर बनेगा राउंड ऑफ करके, क्योंकि 2 डेसिमल बोल रहा है तो हमें इसको कन्वर्ट भी करना होगा हमेशा। ठीक है, तो ये आपका आंसर बन रहा है 2023 का। अब 2024 के बारे में बात करते हैं, 2024। अब अगर तुम देखो तो आपके पास एक तो वो जो 3 लाख वाला डेट था वो तो है ही है, प्लस आपने 4 लाख का एक और लोन ले लिया था, याद है आपको। एक तो 3 लाख का आपके पास डेट था ही था, लेकिन साथ साथ आपने 4 लाख का भी लोन ले लिया था, तो टोटल 7 लाख हो गया। और नीचे आप बोलोगे डिवाइडेड बाय डेट, तो ये बन गया आपका 7 लाख प्लस आपकी जो इस साल की क्लोजिंग इक्विटी है वो हम ऑलरेडी चेंज इन इक्विटी में निकाल चुके थे, 690 कितना, ये 697,200। तो यहाँ पे लिख लो 697,200 इन 200, तो ये भी जल्दी से निकल के आ जाएगा आंसर। आ जाए भाई, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 3 लाख प्लस 4 लाख डिवाइडेड बाय 700,000 प्लस 697,200 इंटू 100, ये आ रहा है 50.575, 50.754, तो 75 ये मेरे पास आंसर बनना चाहिए इसका टेक्निकली। 4 लाख ये, 3 लाख ये, और 7 लाख ये, और 697,200। ठीक है, तो ये जो हमारा आंसर आ रहा है ये आ रहा है 50.75
इसको देख लें और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। अच्छा, एक छोटी सी मुझसे मिस्टेक हुई है, इसको ज़रा सही कर लीजिएगा। मैंने कैलकुलेटर में ना यहाँ पे 679 लिख दिया है, इसको मैं 97 कर देता हूँ। 697 200, तो ये बन रहा है हमारा 50.100204, ठीक है। तो ये 50.1 बन जाएगा बस %। क्लियर। सो ये हम लोगों ने क्या किया, ये हम लोगों ने ये वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया। लेकिन अब अगर तुम देखो तो यहाँ कितनी अलार्मिंग सिचुएशन है। अलार्मिंग सिचुएशन ये है कि ये गियरिंग होती क्या थी। गियरिंग का मतलब होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डेट का बर्डन कितना है, उधार का बर्डन कितना है, और कहा यह जाता है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन पे जितना ज़्यादा डेट का बर्डन होगा वो उतनी ही ज़्यादा फाइनेंशियल रिस्क के ऊपर भी मौजूद होती है। क्योंकि ज़रा सी भी कोई फ्लक्चुएशन आती है बिजनेस में तो बिजनेस बिल्कुल ही बुरा परफॉर्म करना शुरू कर देता है। तो ये अगर आप देखो तो ये पहले बिजनेस पिछले साल जो इसके ऊपर डेट बर्डन था वो 32.54 का था, यानी कि जो इसकी टोटल कैपिटल था उसमें से 32.54 उधार का कैपिटल था। लेकिन अब अगर तुम देखो तो इसका 50% ऑफ द कैपिटल उधार का कैपिटल है, ठीक है। तो यानी कि इसका मतलब ये बहुत ज्यादा फाइनेंशियल रिस्क के ऊपर भी है, फ्यूचर बोरोइंग के अंदर भी इसको मसला हो सकता है और बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन ये कोई अच्छी तो बात नहीं है कि एक बिजनेस का 50% जो है वो गियरिंग हो। गियरिंग का मतलब द डेट बर्डन, द उधार का बोझ, ठीक है। अब अगर हम लोग यहां पे आए तो यहां पे अगर आप आगे देखो तो बोलता है कॉमेंट। अब कमेंट के अंदर बोलता है कमेंट द गियरिंग रेशियो विद द रेफरेंस कैलकुलेशन इन C1। तो जो भी हमने कैलकुलेशन करी है उसके ऊपर आंसर देंगे। आंसर मैंने क्या लिखा, मैंने बोला इन 2023 गियरिंग रेशियो ऑफ 32.54 shows the company was low geared, relying more on equity. In 2024 it rose to 50.1, meaning overall half of capital is now at financed by debt. This indicate high financial risk as company must meet fixed interest payment and may face difficult in obtaining further finances. अब इसके अंदर आपके पूरे 4 मार्क्स कंप्लीट हो जाते हैं। अब आप लोगों की ख्वाहिश पूरी हो गई कि नीचे सर लाइंस कुछ बच गई हैं तो आप खुश हो, लेकिन जब काम पूरा हो गया तो फिर मुझे उसके आगे एक्स्ट्रा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। इसके ऊपर मुझे पूरे 4 मार्क्स मिलेंगे क्योंकि मैंने इधर प्रॉपर्ली सारी बातें कर दी हैं। क्लियर हो गई बात। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, अगला पार्ट। अच्छा जी, अब अगले पार्ट को अगर हम देखें तो अगले पार्ट में बोलता है इन 2023, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है 2023, पिछले साल के बारे में बात कर रहा है। इन 2023 इंटरम डिविडेंड वॉज 0.05 पर शेयर, ठीक है। बोल रहा है 2023 में इंटरम डिविडेंड, यानी कि जब 2023 था तो जो उसका इंटरम डिविडेंड था वो 0.05 था। और आपको पता है जो आपका 2023 का फाइनल डिविडेंड था वो कितना था, ये 2023 की बात हो रही है। अभी सवाल में दिया हुआ है क्योंकि लास्ट ईयर का जो फाइनल डिविडेंड था वो हमने इसी साल पे किया था। और अगर हम लोग यहां पे आगे सवाल के अंदर देखें, टेक्निकली इधर नहीं, सॉरी, इधर हम लोग आगे देखें तो इसने क्या बोला हुआ था, 2023 का जो फाइनल डिविडेंड था वो कितना था, 0.35 था, यानी कि 0.35 इसने इस साल जाके पे किया। लेकिन टेक्निकली अगर सोचा जाए, इस बात को समझने के लिए अगर देखा जाए तो बात क्या हुई है, वो ये कह रहा है, इतनी लाइन पढ़ के मैं खाली असेस क्या करवाना चाह रहा हूं, मैं बताना चाह रहा हूं कि पिछले साल इन्होंने मिड में 0.05 का डिविडेंड दिया था और फिर उसके बाद इन्होंने एट द ईयर एंड उन्होंने वो जो डिविडेंड डिक्लेयर करा था वो 0.35 पर शेयर के हिसाब से करा था। तो अगर मैं इनसे तुमसे ये पूछूं कि यार 2023 में इन्होंने जो डिविडेंड्स पे किए होंगे हर एक शेयर पे, वो टोटल डिविडेंड कितना होगा, तो टोटल डिविडेंड बनेगा 0.4, यानी कि पिछले साल 2023 में जो कंपनी का डीपीएस होगा, डिविडेंड्स पर शेयर होगा, वो 0.4 होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं। मैंने क्या बोला, उसने एग्जामिनर ने बोला कि इंटरम डिविडेंड इन 2023 वाज 0.05 और फाइनल डिविडेंड पे किया गया है इस साल जो कि 2023 का था 0.35। तो ओवरऑल हर एक शेयर पे 2023 में कितना डीपीएस दिया गया, कितना डिविडेंड पर शेयर दिया गया, सर 0.05 प्लस 0.35 कितना बन गया, 0.4 डीपीएस बन गया। यानी कि आपका जो डीपीएस है 2023 का वो इतना था। ये क्लैरिटी क्यों होनी चाहिए, वजह यह है कि आप जब सवाल पढ़ रहे होते हैं ना तो सवाल को क्रैक दिमाग के अंदर आपने लाजमी करना होता है। आप पेपर में बैठ के इतनी देर तो मुझसे बात नहीं करोगे, ये एक्स्ट्रा टाइम है, बट यहां पे क्या हो रहा है कि एक माइंड बिल्डिंग हो रही है, एक ब्रेन बिल्डिंग हो रही है, एक ब्रेन स्टॉर्मिंग हो रही है। आपको समझाया जा रहा है कि यार ये छोटी छोटी बातें होती हैं जिनको आपको एग्जामिनर की पकड़ना चाहिए। तो मैंने कैसे पकड़ा, मैंने बोला यार इसने इंटरम भी दे दिया 2023 का और फाइनल डिविडेंड भी 2023 का दिया, तो इसका मतलब अगर मैं बोलूं तो मुझे पता है कि पिछले साल का डीपीएस कितना था, डिविडेंड पर शेयर कितना था, 0.4 का था। अच्छा जी, अब आगे पढ़ते। बोलता है TNPLC हैड डिविडेंड कवर ऑफ 1.8 टाइम्स इन 2023।
उसने क्या बोला? उसने बोला कि भाई ये जो कंपनी है इसका जो डिविडेंड कवर था वो 1.8 टाइम्स था। आपको पता है डिविडेंड कवर किसको कहा जाता है? डिविडेंड कवर का मतलब होता है कि कंपनी अपने प्रॉफिट्स में से कितनी बार डिविडेंड दे सकती है, उसको डिविडेंड कवर कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा 1 लाख रुपए का प्रॉफिट होता है और मैं 50,000 का डिविडेंड दे देता हूं तो मेरा डिविडेंड कवर 2 टाइम्स होगा, यानी कि मैं 1 लाख में से 50,000 2 बार दे सकता हूं। यानी कि मेरी कंपनी के पास इतनी एबिलिटी है कि मैंने जो तुम लोग को अभी डिविडेंड दिया है ये एक नहीं, इतना ही डिविडेंड में तुम्हें एक और बार भी दे सकता हूं, तो इसको बोला जाता है डिविडेंड कवर 2 टाइम्स। और अगर आप लोगों को याद हो तो अगर हम डिविडेंड्स कवर के बारे में बात करें तो डिविडेंड्स कवर निकलता किस तरीके से था? तो डिविडेंड्स कवर को निकालने का तरीका ये होता था कि भाई जो भी आपकी अर्निंग्स होती थी उसको आप डिविडेंड से, जो भी आपके ऑर्डिनरी डिविडेंड्स होते थे उससे आप डिवाइड कर दिया करते थे, तो आपको ये पता लगता था कि भाई डिविडेंड कवर कितना है। और डिविडेंड कवर बताता क्या था? इट शोज हाउ मेनी टाइम्स अ कंपनी कैन पे ऑर्डिनरी डिविडेंड्स फ्रॉम इट्स अर्निंग, अपनी अर्निंग्स में से कितनी बार डिविडेंड्स पे किया जा सकता है। हाँ, अब अगर मैं तुम लोगों से बोलूं कि चलो आओ थोड़ा सा और टेक्निकल हो, तो अगर मैं तुम लोगों से बोलूं चलो छोड़ो और टेक्निकल नहीं होते, बस यहां रुकते हैं और आगे बात करते हैं। तो इनका जो पिछले साल जो डीपीए वो था डिविडेंड कवर था वो 1.8 टाइम्स। आगे बोलता है इन कंसिडरिंग the proposed dividend of 2024 final dividend, the director suggests that the dividend cover for 2024 should increase to 2 टाइम्स। वो ये कह रहा है कि अब हमारा 2024 के अंदर जो डिविडेंड कवर होना चाहिए वो 2 टाइम्स होना चाहिए। यानी कि इसका मतलब यह है कि हमारा जो भी प्रॉफिट होगा उसका आधा प्रॉफिट हमें क्या कर देना चाहिए? दे देना चाहिए इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड्स। ठीक है जी। अब वो आपको बोलता है कैलकुलेट प्रपोज डिविडेंड ऑफ 2024। तो बोल रहा है कि भाई मुझे सबसे पहले तो आप लोग यहां पे क्या कैलकुलेट करके दे दो, मुझे आप यहां पे प्रपोज डिविडेंड्स कैलकुलेट करके दे दो और आप मुझे कुछ भी नहीं बताओ। अब अगर मैं तुमसे बोलूं कि यार आप प्रपोज डिविडेंड कैसे निकालोगे, तो बड़ा सिंपल सा काम है। आप मुझे बताओ कि आपका 2024 का नेट प्रॉफिट कितना है? सर 1,180400 था जहां तक मुझे याद पड़ रहा है। यस, 1,180400 का डिविडेंड। वो बोल रहा है कि भाई आपने कुछ इस तरीके से प्रपोज डिविडेंड कैलकुलेट करना है कि आप 2 बार प्रॉफिट में से ये पैसा दे पाएं। तो अब अगर मैं तुम लोगों से ये बोलूं तो भाई मुझे एक बात बताओ, इसको अगर मैं डिवाइड बाय 2 करूं तो मेरे पास आंसर कितना आएगा? मेरे पास आंसर आ जाएगा 1,80400 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 90,200। इसका मतलब ये हुआ 90,200, इसका मतलब ये हुआ कि मैं 90,200 का अगर डिविडेंड दूं इस साल तो मैं ऐसा डिविडेंड 2 बार दे सकता हूं, पहली बात। लेकिन उसने मांगा क्या है? कैलकुलेट द प्रपोज डिविडेंड ऑफ 2024 पर शेयर। तो आपने प्रपोज डिविडेंड आपने इसको यहां पे कैलकुलेट करके देना है। तो अब प्रपोज डिविडेंड निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे प्रपोज डिविडेंड पर शेयर निकालने के लिए मुझे इसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करना पड़ेगा और मेरी कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स हैं कितने। अब अगर हम लोग यहां पे आगे देखें तो भाई हमारी जो कंपनी थी, जो हम लोग ये कंपनी को रन कर रहे थे, इस कंपनी के अगर हम देखें तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हमारे कितने इशू हो चुके थे? तो सर आपने जो टोटल शेयर्स इशू कर दिए थे वो आपने 2,20,000 कर दिए थे, क्योंकि 2 लाख पहले से थे और 20,000 आपने बोनस इशू करे थे। तो अब अगर मैं इसको 2,20,000 से डिवाइड करूं तो मुझे यह पता लग जाएगा कि मेरा टोटल डीपीएस कितना है। तो टोटल डीपीएस निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? इसको डिवाइड कर लूंगा 2 लाख से। तो ये मेरे पास आंसर आ रहा है 0.451 मेरे ख्याल से। तो इस तरीके से आ रहा है। तो हम इसको 90,200 और डिवाइडेड बाय 2 लाख, हाँ मेरे पास तो यही आंसर आ रहा है। तो हम इसको यहाँ पे लाके लिख लेते हैं कि भाई हमारा 0.451 का डिविडेंड आ रहा है। यानी कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमने जो टोटल डिविडेंड, अच्छा 2 डेसिमल प्लेस लिखना है तो 0.45 लिखोगे। इसका मतलब यह है 2 ही है ना, नहीं लिखा हुआ, चलो हम 2 मान के चल लेते हैं। इसका मतलब यह है कि इस साल जो टोटल डिविडेंड दिया जाएगा वो कितना दिया जाएगा? 0.45 दिया जाएगा। अब सोचो टेक्निकली। अच्छा, अब हम लोग इसको क्या करेंगे? हम इसको डिवाइड करेंगे किससे? 2,20,000 से। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे देख लिया कि भाई ये कितना बन रहा है? 2,20,000 बन रहा है। तो हम इसको डिवाइड करेंगे 2,20,000 से। यहाँ पे 2 लाख ये गलत लिखा हुआ है, तो इसको हम करेंगे 2,20,000 से। अब ये 2,20,000 से जब मैं डिवाइड करूंगा ना तो मुझे पता लग जाएगा डिविडेंड्स पर शेयर, और ये टोटल डिविडेंड्स पर शेयर पता लगेगा। तो इसको अगर हम डिवाइड करें तो 90,200 डिवाइडेड बाय 220,000। ठीक है, ये आंसर आ रहा है 0.41 आ रहा है मेरे पास। तो ये $0.41 का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो टोटल डीपीएस है, टोटल डीपीएस पर शेयर दिया जा रहा है इस साल,
वो कितना दिया जा रहा है, वो दिया जा रहा है 0.41, लेकिन उसने टोटल डीपीएस नहीं मांगा, उसने बोला मुझे फाइनल डीपीएस बताओ, मुझे फाइनल डिविडेंड पर शेयर बताओ। तो अब ये फाइनल और टोटल में क्या फर्क है मैं तुम्हें बताता हूं। इंटरिम प्लस फाइनल इज इक्वल टू टोटल। तो जो तुम्हारे पास टोटल है वो कितना है 0.41। अब तुम अगर देखो नोटिस करो तो सवाल में ऑलरेडी 2024 का इंटरिम डिविडेंड पे कर चुके हो। जो तुमने इंटरिम डिविडेंड पे करा था देखो ऑन फर्स्ट में द इंटरिम डिविडेंड वाज 0.16, तो 0.41 में से 0.16 ऑलरेडी क्या हो चुका है, पे हो चुका है। तो यानी कि तुम्हारा जो इंटरिम है 0.16 वो पे हो चुका है। तो अब तुमने फाइनल डिविडेंड निकाल के देना है, तो एक्सेस इक्वल टू, तो ये इसको माइनस कर लो, माइनस 0.16 इज इक्वल टू 1/4 यानी कि 0.25 मेरे पास यहां पे बन रहा है। इसका मतलब जो हमारा फाइनल आंसर होगा यानी कि फाइनल डिविडेंड होगा वो $0.25 डिविडेंड होगा। यानी कि अब इसको अगर आसान कर लो या इसको ब्रेक कर लो तो 0.41 में से कुछ हिस्सा इंटरिम का है और कुछ हिस्सा फाइनल का है। इंटरिम आप ऑलरेडी इसमें से पे कर चुके हो 0.16, तो अब फाइनल कितना पे करोगे, फाइनल आप पे करोगे 0.25 विच मेक्स इन टोटल 0.41। तो उसने बोला था फाइनल डिविडेंड्स पर शेयर मुझे कैलकुलेट करके दे दो, तो ये यहां पे हमने कैलकुलेट कर दिया। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं वो 0.41 लिख के आते हैं खाली पेपर में, लेकिन उनको फिर ये याद नहीं होती बात कि भाई ये तो टोटल डिविडेंड है। वो ये बोल रहा है खाली फाइनल बताओ, तो ब्रेक करोगे इंटरिम और फाइनल को ब्रेक करोगे क्योंकि टोटल नहीं मांगा उसने तुमसे। 0.41 इज टोटल, इसके अंदर फाइनल भी शामिल है और इंटरिम डिविडेंड भी शामिल है, क्योंकि ये जो तुम्हारा प्रॉफिट है टोटल प्रॉफिट है ना, ठीक है। वो जो तुम्हारा डिविडेंड है, प्रॉफिट बोलो, जो तुम्हारा डिविडेंड है वो टोटल है। और कितने शेयर्स पे दे रहे हो, 2,20,000 पे। तो इन 2,20,000 को इतना पैसा दे रहे हो तो टोटल पैसा हर एक शेयर पे कितना बना, 0.41। तो ये टोटल पैसा बना जो हर एक शेयर पे मिलेगा। लेकिन इस टोटल में से 0.16 तुम ऑलरेडी दे चुके हो, तो आप फाइनल कितना दोगे, 0.25 फाइनल दोगे। तो अब जो फाइनल डिविडेंड रिलीज करेगी कंपनी वो 0.25 का डिविडेंड रिलीज करेगी। क्लियर? अच्छा भाई, ये वाले पार्ट के बाद नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, पार्ट ई। पार्ट ई के अंदर हमसे क्या बोलता है भाई, पार्ट ई के अंदर बोलता है कि भाई एक्सप्लेन व्हाई द डायरेक्टर वांट टू इंक्रीज द डिविडेंड कवर फॉर 2024। वो बोल रहा है कि 2024 का डिविडेंड कवर क्यों इंक्रीज करना चाहते हैं। तो अब देखो इसका आंसर बड़े गौर से सुनिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंक्रीजिंग द डिविडेंड कवर मींस दैट अ लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ द प्रॉफिट विल बी रिटेन्ड विद द बिजनेस रादर देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर्स। यानी कि हमने प्रॉफिट को दो हिस्सों में तोड़ा और बोला एक हिस्सा खाली शेयर होल्डर को मिलेगा, तो इसका मतलब डिविडेंड कवर अगर बढ़ेगा तो इसका मतलब प्रॉफिट का शेयर कम मिलेगा। आगे बोलता है दिस अलाउज द कंपनी टू री इन्वेस्ट अर्निंग्स इनटू एक्सपेंशन। और फिर इस पैसे को कंपनी क्या कर सकती है, देखो ना हमारे पास जो टोटल प्रॉफिट था वो ये था, इसको हमने आधे में तोड़ लिया। हमने बोला कि भाई खाली आधा देंगे, यानी कि हम अपने प्रॉफिट में से डिविडेंड सिर्फ इतना देंगे कि हम उस डिविडेंड को 2 टाइम्स दे सकें। अच्छा, अगर ये 4 टाइम्स होता तो फिर डिवाइड बाय भी किससे हो जाता, 4 से, तो और डिविडेंड कम हो जाता। तो डिविडेंड कवर अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब यह है कि शेयर होल्डर को डिविडेंड कम मिल रहा होगा। अब यहां पे हमने बोला कि ये पैसा फिर कहां यूज हो जाएगा, एक्सपेंशन के अंदर इस्तेमाल हो सकता है। फिर उसके बाद हमने आगे बात करी विच कैन लीड टू हायर फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी एंड ग्रोथ। अ हायर डिविडेंड कवर प्रोवाइड्स अ बफर अलाउइंग डिविडेंड्स टू बी मेंटेन्ड इवन इफ प्रॉफिट्स फॉल, थस इंप्रूविंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड रिड्यूस रिस्क। और साथ में ये भी कि जब तुम डिविडेंड कवर को बढ़ाते हो तो इससे फायदा ये होता है कि तुम्हारे पास कुछ पैसा पीछे रिटेन पड़ा हुआ होता है, तो कल को अगर तुम्हारे पास कोई प्रॉफिट्स गिरते भी हैं कंपनी के तो तुम तब भी आराम से प्रॉपरली डिविडेंड्स डिक्लेयर कर पाओगे। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम लोगों ने यहां पे और कवर किया, ताकि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो फाइनेंशियल जो आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो इंप्रूव होगी इसकी वजह से, और आपके ऊपर जो रिस्क है वो कम हो जाएगा और आपको फिर शेयर होल्डर परेशान नहीं करेगा, आपको कोई बोनस इशू नहीं देने पड़ेंगे और आप उसको आराम से हर साल डिविडेंड पे कर पाएंगे। तो डिविडेंड कवर जितना बढ़ेगा इसका मतलब उतने ही कम डिविडेंड शेयर होल्डर्स को पे किए जा रहे हैं, राइट। यानी कि मैं बोलूं कि यार मेरा प्रॉफिट है 1 लाख का और इस 1 लाख को मैं इतना डिविडेंड दूं कि मैं 4 बार डिविडेंड दे सकूं, तो मैं इसको डिवाइड किससे करूंगा, 4 से। यानी कि मैं डिविडेंड कितना डिक्लेयर करूंगा, 25,000 का, ठीक है। इसका मतलब डिविडेंड कवर जो है वो कितना हुआ, 4 टाइम्स। लेकिन अगर मेरे पास 1 लाख का ही प्रॉफिट हो और मैं बोलूं कि यार इतना डिविडेंड दो कि मैं इस डिविडेंड को 2 बार कवर कर सकूं, तो मैं किससे डिवाइड करूंगा, 2 से। तो कितने का डिविडेंड दूंगा, 50,000 रुपए का, तो मेरा डिविडेंड कवर कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स। तो इसका मतलब यह है कि भाई अगर 4 टाइम डिविडेंड कवर है तो यह है तो अच्छी बात बिजनेस के लिए, लेकिन साथ साथ बुरी बात किसके लिए, शेयर होल्डर के लिए, क्योंकि उसको जो डिविडेंड मिल रहा है वो कम मिल रहा है। और डिविडेंड कवर कम होने का मतलब अच्छी बात तो है कंपनी के, वो बुरी बात तो है कंपनी के लिए, लेकिन अच्छी बात किसके लिए, शेयर होल्डर के लिए, क्योंकि उसको जो मिल रहा होगा वो कितना मिलेगा, 50,000 का डिविडेंड मिलेगा।
बात समझ रहे। लेकिन जब डिविडेंड कवर बढ़ता है तो बढ़ने से मतलब क्या होता है कि आप पैसा रिटेन कर जाते हो, पैसा बचा लेते हो। यानी कि मैं इस 1 लाख में से खाली 25,000 दूंगा तो 75,000 में क्या करूंगा, रिटेन करूंगा। वो रिटेन करके कहां इस्तेमाल होगा, वो पैसा मेरी एक्सपेंशन के अंदर इस्तेमाल होगा, जिसके अंदर फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी आएगी, ग्रोथ आएगी और हायर डिविडेंड कवर प्रोवाइड बफर अलाउइंग। मेरे पास एक बफर भी मौजूद होगा कि अगर फ्यूचर के अंदर कोई प्रॉफिट्स फॉल होते हैं तो मैं आराम से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के साथ, लो रिस्क के साथ डिविडेंड्स डिक्लेयर कर सकूं। ये बात समझाइए मैंने यहां पे। अब मेरे दिमाग में तो यही कैलकुलेशन थी नीचे ऊपर लिखते हुए, तुम्हारे दिमाग में भी अब ये कैलकुलेशन आ गई होगी और तुम भी इसी तरीके से फिर एग्जामिनर से बात किया करोगे। क्लियर हो गया बात। तो अगर कोई बच्चा ये बोलता है कि सर आप लिखते हुए क्या सोच रहे थे, मैं लिखते हुए ये सोच रहा था जो मैंने आपको नीचे कैलकुलेशन करके दिखाई है, बस मैं और कुछ नहीं सोच रहा था, मैंने इस पर आंसर बना दिया, बस इतनी सी बात है। बिकॉज मेरा ये कॉन्सेप्ट क्लियर था कि डिविडेंड कवर का मतलब क्या होता है, और डिविडेंड कवर अगर ज्यादा है तो इसका मतलब शेयर होल्डर को डिविडेंड कम जा रहा है, और डिविडेंड कवर अगर कम है तो इसका मतलब शेयर होल्डर को ज्यादा डिविडेंड जा रहा है। एज अ बिजनेस पर्सपेक्टिव सोचो तो डिविडेंड कवर ज्यादा होना अच्छी बात है, यानी कि ये सिनेरियो बिजनेस के लिए ज्यादा फेवरेबल सिनेरियो है एज कंपेयर टू दिस सिनेरियो। लेकिन ये वाला सिनेरियो शेयर होल्डर के लिए ज्यादा फेवरेबल है एज कंपेयर टू दिस सिनेरियो। तो आप समवेयर इन बिटवीन रह के चलते हैं इसके अंदर। सो ये वाला जो हमारा पार्ट था, ये वाला पार्ट तो हम लोगों ने कर लिया, और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सवाल के अंदर। ऑलराइट, अब आगे सवाल के अंदर वो आपसे क्या बोलता है, बोलता है द मार्केट प्राइस ऑफ 1 शेयर ऑफ TNPLC दिसंबर 31 दिसंबर एज फॉलोज। तो बोलता है 2024 में शेयर की प्राइस 4.65 हो गई है और 2023 में 3.72 की प्राइस थी, यानी कि मार्केट के अंदर शेयर की प्राइस बढ़ी है। और मार्केट के अंदर शेयर की प्राइस बढ़ना एक अच्छी बात है। इसका मतलब आपके शेयर की जो डिमांड है मार्केट के अंदर वो ज्यादा है, क्योंकि जब डिमांड ज्यादा होगी तभी प्राइस बढ़ेगी ना। जब लोग तैयार होंगे खरीदने के लिए तो फिर लोग महंगा बेचेंगे। तो इसका मतलब हमें यह तो नजर आ रहा है कि मार्केट के अंदर शेयर की प्राइस बढ़ी है। ठीक है, वेरी गुड। आगे वो आपको बोलता है कॉमेंट ऑन द कंपनीज 2024 PE ratio as compared to the company's PE ratio in 2023 सपोर्ट योर आंसर विद कैलकुलेशन। वो बोल रहा है कि भाई पिछले साल और इस साल के पहले तो PE रेशियो निकाल लो। अच्छा, अगर आपको याद हो तो ये हम लोगों ने पहले भी पिछले पास पेपर के अंदर भी हमने ये बात करी थी कि प्राइस अर्निंग रेशियो जो PE रेशियो होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। जो PE रेशियो होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय EPS यानी कि अर्निंग्स पर शेयर। और इससे आपके पास क्या निकल के आ जाता है, PE रेशियो निकल के आ जाता है। और PE रेशियो आपको ये बताता है कि शेयर होल्डर का कंपनी के ऊपर कॉन्फिडेंस कैसा है, अच्छा है या बुरा है। अब मैंने यहां पे ना कुछ कैलकुलेशन पहले से करके रखी। देखो, मैंने पहले निकाला कि भाई PE रेशियो कैलकुलेट करते हैं 2023 का। अब मैंने 2023 का PE रेशियो कैसे कैलकुलेट करना है, मुझे क्या चाहिए, MPS अपॉन EPS। MPS तो मेरे पास है 2023 की, लेकिन EPS मेरे पास था ही नहीं 2023 का। अर्निंग्स पर शेयर मुझे नहीं पता थी, मैंने कैसे मालूम करी, अब मैं आपको बता रहा हूं। और ये आपने भी यही तरीका फॉलो करना है। मैंने ये बोला कि यार 2023 में, याद करो ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, यही बात अभी हम लोगों ने थोड़ी देर ऊपर भी यहाँ पे, सॉरी इंसर्ट में, यही बात अभी हम लोगों ने यहाँ पे भी करी थी। कहाँ गया, नहीं इंसर्ट में नहीं करी थी, एडजस्टमेंट के साथ करी थी। हाँ, ये बात कि भाई पिछले साल जो DPS था वो कितना था, 0.4 का था। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने ये बोला कि यार पिछले साल जो DPS था वो कितना था, 0.4 का था, यानी कि हर एक शेयर पे जो डिविडेंड दिया जा रहा था वो कितना दिया जा रहा था, 0.4 का डिविडेंड दिया जा रहा था। और पिछले साल जो नंबर ऑफ शेयर्स थे कंपनी के पास वो 2 लाख थे। तो मैंने मल्टीप्लाई करके पहले तो पिछले साल का डिविडेंड निकाल लिया, यानी कि कंपनी ने पिछले साल लास्ट ईयर 80,000 का डिविडेंड दिया था। मैं असल में क्या निकालना चाह रहा हूं, EPS। अब मैंने सोचा कैसे, मैंने ऐसा सोचा कि यार जो EPS होता है, अर्निंग्स पर शेयर होता है, इसको निकालने के लिए तो हमें क्या चाहिए, प्रॉफिट और नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। अब मुझे ये तो पता है कि 2023 में जो नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स हैं वो तो 2 लाख है, लेकिन पिछले साल का प्रॉफिट नहीं पता मुझे। क्या नहीं पता मुझे, प्रॉफिट नहीं पता। तो फिर मैंने बोला कि यार एक काम करते हैं, फिर पिछले साल का नंबर ऑफ शेयर्स मुझे पता है तो टोटल डिविडेंड में निकाल सकता हूं। तो मैंने बोला हर एक शेयर पे 0.4 दिया गया पिछले साल, और पिछले साल नंबर ऑफ शेयर्स इतने थे, तो टोटल आपके कितना बन गया था, टोटल डिविडेंड आपका टोटल डिविडेंड बन गया, यहाँ पे हमने कहा लिखा हुआ है, टोटल डिविडेंड बन गया 80,000 का। तो मैंने पहले ये निकाल लिया कि टोटल डिविडेंड कितना बन रहा है, 80,000 का बन रहा है। फिर मैंने ये देखा कि सवाल के अंदर हमें इसने खुद बताया था कि पिछले साल का जो डिविडेंड कवर था वो कितना था, 1.8 टाइम्स। इसका मतलब ये इनके पास जो भी प्रॉफिट होगा उसका 1.8 टाइम्स इन्होंने क्या करते हैं, 1.8 टाइम्स वो अपने प्रॉफिट में से डिविडेंड्स कवर कर सकते हैं। तो मैंने यहां पे क्या किया, मैंने कुछ भी नहीं करा, मैंने बड़ी सिंपल कैलकुलेशन करी कि जो भी मेरा डिविडेंड आया था उसको मैंने 1.8 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड कर दिया 2 लाख से। तो मुझे यहां पे पता लग गया कि मेरा EPS कितना है, अर्निंग्स पर शेयर कितना है। दोबारा रिपीट करूंगा इस बात को, गौर से सुनिएगा। क्या मुझे यह पता लग गया था कि 2023 का DPS कितना था,
हाँ, डीपीएस मतलब डिविडेंड्स कितने थे, डीपीएस तो ये रहा, तो टोटल डिविडेंड्स कितने थे, 80,000 के थे, यानी कि मैंने 2023 में 80,000 के डिविडेंड्स दिए। 80,000 के डिविडेंड्स देने के साथ साथ मुझे ये भी पता था कि ये जो डिविडेंड्स मैंने पे करे हैं ये मैं 1.8 टाइम्स ज्यादा 1.8 टाइम्स बार में पे कर सकता हूं। तो मैंने उसको जब 1.8 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या पता लग गया, आप अगर इसको मल्टीप्लाई करें 80,000 कर लो, इसको मल्टीप्लाई बाय 1.8 तो मेरे पास आंसर आ रहा है 144,000। तो टेक्निकली 144,000 जो है वो पता है क्या है, लास्ट ईयर की अर्निंग्स है। क्या पता लग गई मुझे, टोटल अर्निंग्स पता लग गई। जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया ना तो मुझे क्या पता लग गई, टोटल अर्निंग्स पता लग गई। यानी कि हर एक टोटल डिविडेंड कितना दिया, 80,000, और ये डिविडेंड में कितनी बार दे सकता हूं, 1.8 टाइम्स बार दे सकता हूं। तो इसका मतलब ये मेरी टोटल अर्निंग्स पता लग गई 144,000 की, और मैंने उसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर लिया। तो ईपीएस का फॉर्मूला होता भी क्या था, अगर आप यहां पे आगे देखें तो ईपीएस का फॉर्मूला क्या होता है, आपकी टोटल अर्निंग्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। तो मेरी टोटल अर्निंग्स कितनी आ गई, 144,000। मेरा ये कितना है, 2 लाख का था, डिवाइड करा 0.75 मेरे पास आंसर आ गया, यानी कि ईपीएस आ गया। तो इस तरीके से मैंने यहां पे लाके ईपीएस की कैलकुलेशन करी और ईपीएस मेरे पास आ गया 0.72 टाइम्स। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने इसके ऊपर पी रेशियो लगा दिया, मार्केट प्राइस डिवाइड बाय ईपीएस। तो मार्केट प्राइस कितनी है, 3.72 डिवाइड बाय अर्निंग्स पर शेयर कितना निकाल लिया मैंने, ईपीएस कितना आ गया मेरे पास 0.72, और इसका आंसर कितना आया 5.17 मेरे पास आंसर आ गया। अब ये जो 5.17 मेरे पास आंसर आया है ये मुझे बता रहा है कि मेरा जो पिछले साल का प्राइस अर्निंग रेशियो था 2023 का वो 5.17 था। दोबारा रिपीट करते हैं, मुझे सवाल के अंदर बोला पी रेशियो निकालो, मैंने बोला ठीक है। मैंने बोला कि यार पी रेशियो निकालने के लिए तो मुझे ईपीएस चाहिए। अब ईपीएस तो सवाल के अंदर है नहीं, लेकिन मैंने बोला कि यार मैं डीपीएस के थ्रू पहले प्रॉफिट निकाल लेता हूं, वो डिविडेंड निकाल लेता हूं, क्योंकि मुझे डिविडेंड्स कवर सवाल के अंदर गिवन है। मैंने क्या सोचा कि यार मैं टोटल डिविडेंड्स निकाल लेता हूं, क्योंकि इसके बाद मुझे डिविडेंड्स कवर पता है। तो मैंने क्या किया, मैंने 2023 के टोटल डिविडेंड्स निकाले। मैंने देखा कि यार टोटल हर एक शेयर पे डीपीएस कितना था, 0.4, पिछले साल शेयर्स कितने थे, 2 लाख, तो टोटल डिविडेंड कितना दिया गया होगा 1.8, और डिविडेंड कवर कितना है 1.8 टाइम्स। तो जैसे ही मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 1.8 से तो मेरे पास टोटल अर्निंग्स पता लग गई, यानी कि टोटल प्रॉफिट पता लग गया। और उसको मैंने जब 2 लाख से डिवाइड किया यानी कि नंबर ऑफ शेयर से, तो मुझे ईपीएस पता लग गया। अब आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आ रही होगी ये वाली बात। अब जैसे ही मेरे पास ये आया मैंने इसका आंसर निकाला, मैं आगे बढ़ा। अब मैंने बोला यार 2024 का निकाल लेते हैं। 2024 का निकालना कोई मुश्किल नहीं था, क्योंकि 2024 का प्रॉफिट मुझे पहले से पता था। तो मैंने 2024 का प्रॉफिट उठाया 18400। यहां पे मुझे प्रॉफिट नहीं पता था, ये 144,000 मैंने प्रॉफिट खुद निकाला कैलकुलेशन करके, ये मुझे नहीं पता था। लेकिन ये तो मुझे सवाल के अंदर डायरेक्टली गिवन था, तो इसके लिए मुझे ज्यादा वर्किंग नहीं करनी पड़ी। मैंने 18400 उठाया, डिवाइड बाय 2,20,000 से डिवाइड करा, क्योंकि अब कंपनी के पास शेयर्स कितने हो चुके हैं, 2,20,000। तो इसकी जो ईपीएस आई वो कितनी आई, वो आ गई 0.82। तो ये दोनों मैंने क्या निकाले हैं, ये मैंने ईपीएस कैलकुलेट कर लिए। ठीक है, ईपीएस जैसे ही मेरे पास आ गया, मैंने क्या किया, मैंने इसके ऊपर भी फॉर्मूला लगाया और इसका भी आंसर आ गया। इसका जब आंसर आया मेरे पास पी रेशियो, तो वो कितना आ रहा है 5.67। पिछले साल का पी रेशियो कितना था 5.17। इसका मतलब क्या पीई रेशियो बड़ा है, हाँ बड़ा है। और पीई रेशियो बढ़ना इंडिकेशन है शेयर होल्डर्स का, आपके बिजनेस के ऊपर ग्रोथ, आपके बिजनेस के ऊपर कॉन्फिडेंस है, आपके बिजनेस की ग्रोथ को लेके, आपके बिजनेस के प्रोस्पेक्ट को लेके। अब हम लोगों ने कैलकुलेशन कर ली। अब उसने बोला था कैलकुलेशन के साथ आंसर को सपोर्ट करो। अब मैं इसी कैलकुलेशन के साथ आंसर को सपोर्ट कर रहा हूं। द पीई रेशियो हैज इंक्रीज फ्रॉम 5.17 टू 5.67, indicating that investors are willing to pay more for each dollar of earning. This suggests increased confidence in the company's future performance and growth prospect. A higher PE ratio reflects positive market expectations, although it should be compared with industry averages to assess whether the company is valued or performing strongly रिलेटिव टू कॉम्पिटिटर। साथ में मैंने ये बोला कि अभी जो तुम पी रेशियो कैलकुलेट कर रहे हो उसको अपने पिछले साल से इस साल से कंपेयर कर रहे हो, लेकिन अगर तुम्हें रियल चेक करना है कि तुम्हारी कंपनी के ऊपर शेयर होल्डर का कॉन्फिडेंस कैसा है, तो तुम बाहर निकलो और सेम इंडस्ट्री के एवरेजेस देखो कि सेम बिजनेसेस के बाकी जो बिजनेस है उनके पीई रेशियो कैसे है। तो यहां हमने उसको बता दिया, इससे तो हमें इतना नजर आ रहा है कि पी रेशियो बड़ा है, लेकिन क्या वाकई में ये दुनिया में भी रियलिस्टिकली भी ये अच्छा पी रेशियो है या नहीं है? तो फिर तुम क्या करोगे, मैंने बोला कि बाहर जाओ और डिफरेंट जो सेम इंडस्ट्री के बिजनेसेस हैं उनके पी रेशियो के साथ इसको कंपेयर करो, ताकि तुम्हें ये पता लगे कि तुम्हारे बिजनेस के जो कॉन्फिडेंस है तुम्हारे बिजनेस पे शेयर होल्डर्स का वो कैसा है। अच्छा जी, इसके साथ साथ ये हमारा क्वेश्चन भी एंड हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, और ये पूरी बात कंप्लीट हो गई हमारी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
अच्छा जी, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हम देख लेते हैं। बोलता है द डायरेक्टर ऑफ KMPLC प्रोवाइड द फॉलोइंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। आपको कुछ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन दे रहा है। सबसे पहले कुछ नॉन करंट एसेट्स दे दिए। अच्छा, नॉन करंट एसेट्स आपको अगेन दिसंबर के दे रहा है, तो एक ओपनिंग हो गए 2023 वाले, ठीक है, यानी कि ये हो गए आपके BD बैलेंसेस यानी कि ओपनिंग बैलेंसेस, और ये हो गए आपके CD बैलेंसेस 2024 वाले। बोलता है आपके पास जो कॉस्ट और वैल्यूएशन है बिल्डिंग की, तो भाई बिल्डिंग देखो 5,80,000 से 6,70,000 हो गई। ऑफिस इक्विपमेंट 124 से 154 हो गया। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन देख लो भाई, ये डेप्रिसिएशन इतनी आ गई और ये डेप्रिसिएशन इतनी आ गई। तो ये आप लोगों ने कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दी। अब आपको आगे बोलता है सवाल के अंदर, वन ऑफ द ऑफिस बिल्डिंग परचेज इन 2021। देखो आज 2024 दिसंबर है, ठीक है, हम जो अकाउंटिंग कर रहे हैं वो हम अकाउंटिंग कर रहे हैं 1 जनवरी 2024 से लेके 1 जनवरी 2024 से लेके 31 दिसंबर 2024 की। बोलता है 2021 में, यानी कि 2 साल पहले, एक आपकी जो ऑफिस बिल्डिंग थी जो आपने 2021 में खरीदी थी वॉज रिवैल्यूड ऑन 31 दिसंबर 2023, यानी कि 31 दिसंबर 2023 को रिवैल्यू होके हो गई थी 3,60,000 रुपये की, यानी कि टेक्निकली इस डेट पे वो बिल्डिंग 3,60,000 रुपये की होगी, क्योंकि बिल्कुल इससे एक दिन पहले वो क्या हो चुकी है, 31 दिसंबर 2023 को वो रिवैल्यू हो गई थी। डन। आगे वो आपको बोलता है गिविंग राइज टू द रिवैल्यूएशन सरप्लस ऑफ 52,000, और 52,000 का रिवैल्यूएशन रिजर्व के अंदर एक सरप्लस आ गया। इट वॉज सोल्ड इन मई 2024, यानी कि इस साल आपने इसको मई के अंदर 2024 में समवेयर हेयर आपने इसको बेच दिया, ठीक है जी, बेच दिया। बोलता है फॉर 735,000। अच्छा, अब देखो वो क्या बोल रहा है कि भाई 3,60,000 वाली चीज़ आपने बेच दी 735,000 की, ठीक है। बोलता है अ न्यू ऑफिस बिल्डिंग वॉज परचेज इन द फॉलोइंग मंथ, और बिल्कुल अगले महीने उन्होंने एक नई ऑफिस बिल्डिंग खरीद ली, और बोलता है अ फुली एडेप्शन चार्ज प्रोवाइडेड इन द ईयर ऑफ परचेज एंड नन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल, और बोलता है कि जो डेप्रिसिएशन है वो ऐसे चार्ज की जाती है कि जिस साल एसेट परचेज किया जाता है उस साल पूरे साल की, और जिस साल बेचा जाता है उस साल कोई एडेप्शन चार्ज नहीं की जाती। तो टेक्निकली अगर सोचा जाए तो ये जो एसेट 3,60,000 रुपये की वैल्यू लगता था, ये आपने यहाँ पे आप लोगों ने क्या किया, इसको आपने इसको उठाया और आपने इसको उठाने के बाद बेच दिया। तो यहाँ पे मेरा नहीं ख्याल कि और कोई ख़ास चीज़ हुई है। 3,60 का था और ये बिक गया 3,75 का, बस सही है, और तो कुछ मुझे खास नज़र नहीं आ रहा है इसके अंदर। आगे आ जाए। अगली चीज़ वो आपको बोलता है कि भाई हमारे पास इसके अलावा क्या क्या है। इसके अलावा हमारे पास है क्या कहते हैं, एक न्यू ऑफिस इक्विपमेंट आया है। न्यू ऑफिस इक्विपमेंट was purchased in November 2024 for 30,000. The amount was payable in 3 equal installments at an interval of 3 months. The first payment was made on December 2024, ठीक है। बोल रहा है एक नया आपने इक्विपमेंट खरीदा है, जो खरीदा 30,000 रुपये का है, लेकिन आप उसकी जो पेमेंट करते हो वो 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में करोगे, और आपने अभी खाली पहली इंस्टॉलमेंट पे करी है। तो टेक्निकली हमने जो कैश पे करा है इस सवाल के अंदर, वो हमने खाली 10,000 का टेक्निकली कैश पे किया होगा, ठीक है, और इसके अलावा तो कुछ भी नहीं हुआ। आगे आ जाए तो वो बोलता है चेंज ड्यूरिंग द ईयर। तो अब चेंज ड्यूरिंग द ईयर अगर आप देखें तो चेंज ड्यूरिंग द ईयर 2024 इन सम आइटम्स वर एज फॉलोज। तो अब आपको चेंज बता रहा है, इन्वेंट्री डिक्रीज हो गई, ट्रेड रिसीवेबल्स इंक्रीज हो गए, ट्रेड पेबल्स डिक्रीज हो गए, और इसके अलावा आपको दिया हुआ है लोन इंटरेस्ट पेबल आपका डिक्रीज हुआ है। तो लोन इंटरेस्ट पेबल था वो आपका डिक्रीज हो गया है। ये इसके बारे में अभी मैं आगे जाके बात करता हूँ थोड़ी डिटेल में कि लोन इंटरेस्ट पेबल डिक्रीज होने का मतलब क्या है टेक्निकली। अच्छा जी, अब आगे आ जाओ। तो बोलता है नंबर 3 एडजस्टमेंट। द कैश एट बैंक ऑन दिसंबर 2023 वॉज 25,600, यानी कि 2023 दिसंबर का जो बैंक बैलेंस होगा वो 1 जनवरी 2024 का भी बैंक बैलेंस होगा, यानी कि ये ओपनिंग बैंक बैलेंस है। बोलता है लोन इंटरेस्ट चार्ज टू इनकम स्टेटमेंट, वो टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि इनकम स्टेटमेंट फॉर 2024 वॉज 8,900, यानी कि आपने इनकम स्टेटमेंट के अंदर जो लोन रिकॉर्ड किया है वो 8,900 का रिकॉर्ड किया है। बोलता है डिविडेंड्स ऑफ 114,000 वॉज पेड इन 2024, और आपने डिविडेंड्स पे करें तो ये भी पैसा गया है आपके पास से। फिर इक्विटी का सेक्शन दे रहा है। इक्विटी का सेक्शन में भी 2023 2024 31 दिसंबर का डेटा, यानी कि ओपनिंग और क्लोजिंग। शेयर कैपिटल, यानी कि ऑर्डिनरी शेयर्स थे जिनकी पार वैल्यू $1 थी, 350 से 4 हो गए। प्रीमियम 25 से 35 हो गया, यानी कि शेयर्स इशू हुए हैं प्रीमियम पे। जनरल रिजर्व बढ़ गया। रिवैल्यूएशन रिजर्व खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया मैं तुम्हें बताता हूं टेक्निकली। एसेट डीवैल्यू नहीं हुआ, एसेट डाउनवर्ड्स नहीं हुआ, बल्कि एसेट बिक चुका है, और जब एसेट बिक जाता है तो उसका जो रिवैल्यूएशन रिजर्व है उसको भी खत्म किया जाता है। और उसको खत्म कैसे किया जाता है मैं आपको बताता हूं। मेरा एक एसेट था जो साल के शुरू में शो कर रहा था कि 52,000 का एक अनरियलाइज गेन है,
ये कौन सा गेन था? अनरियलाइज गेन। ये था एक गेन। अब ये जो तुम्हारा अनरियलाइज गेन था ये रियलाइज हो गया है। सर कैसे? भाई जब मैं ये बोलता हूं कि मेरे एसेट की वैल्यू 25,000 से बढ़ गई है तो मैं उसको बोलता हूं कि इसको रिवॉल्यूशन रिजर्व में डाल दूं। लेकिन अगर मैं उसी एसेट को बेच दूं तो उस 25,000 का क्या बोलूंगा? क्या हो गया? रियलाइज हो गया, अर्न कर लिया, कमा लिया वो 25,000 रुपए मैंने। तो अब अगर हम टेक्निकली देखें तो इसकी एंट्री क्या पास हुई होगी? जब एसेट बिक गया तो जो उसकी रिवैल्यूएशन थी वो कन्वर्ट कर दी जाएगी या ट्रांसफर कर दी जाएगी रिटेन अर्निंग्स के अंदर। तो इसकी एंट्री बनेगी, अब जरा देखिएगा, रिवैल्यूएशन, रिजर्व डेबिट हो जाएगा 52,000 से, और रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट हो जाएंगी 52,000 से। टेक्निकली हुआ क्या है? सोच के तो देखो हुआ क्या है। एक एसेट था, मैंने बोला कि यार वो 52,000 से बढ़ गया, मैंने बोला ठीक है उठाओ और उसको डाल दो रिवैल्यूएशन रिजर्व में, क्योंकि अभी हमारा वो अनरियलाइज गेन है। लेकिन अब मैंने बोला कि यार अब वो एसेट बिक गया है, तो अब उस 25,000 का क्या करूं, या 52,000 की जो अमाउंट है उसका मैं क्या करूं? अब मैं उसको रियलाइज करूंगा। तो रियलाइज करने के लिए हम एंट्री क्या पास करेंगे? बोलेंगे रिवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट और रिटेन अर्निंग्स क्रेडिट। ये बात याद रखिएगा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सवालों में बहुत ही कोई शायद मेरी नज़र से नहीं गुजरी है ऐसी चीज़, लेकिन वेरी गुड एंट्री। ये एक एंट्री से वो चेक करना चाह रहा है कि जो एसेट होता है जो प्रीवियस ईयर्स के अंदर सरप्लस शो करता है रिवैल्यूएशन का, अगर वो बिक जाए तो फिर उसके साथ क्या ट्रीट किया जाएगा उस रिवैल्यूएशन की अमाउंट को? तो उस रिवैल्यूएशन की अमाउंट को ट्रांसफर कर दिया जाएगा रिटेन अर्निंग्स के अंदर। तो रिटेन अर्निंग्स बढ़ जाएगी और रिवैल्यूएशन रिजर्व खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो जो अनरियलाइज गेन था वो अब रियलाइज हो चुका है। और रियलाइज गेन्स को कहां रिकॉर्ड किया जाएगा? जाहिर सी बात है रिटेन अर्निंग्स के अंदर रिकॉर्ड किया जाएगा। क्लियर? अब आगे आ जाते हैं अगली बात। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट थी तो यहां मैंने रुक के आपको ये बात समझाई। रिटेन अर्निंग्स पे आ जाओ। तो रिटेन अर्निंग्स आपका पहले इतना था, अब इतना हो गया। आपके पास नॉन करंट लायबिलिटी थी, तो बैंक लोन आपका पहले 40 था, अब 25 हो गया, यानी कि आपने कुछ बैंक लोन भी पे ऑफ कर दिया है। डन, मेरे ख्याल से सवाल खत्म। अब पढ़ते हैं कि भाई एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट क्या है। तो भाई एग्जामिनर रिक्वायरमेंट के अंदर हमें देता है सबसे पहली चीज कि भाई मुझे बताओ स्टेट 4 यूजेस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोस। बोल रहा है कि 4 यूजेस बता दो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोस के। आए आपको बताएं 4 यूजेस। पहला वैसे ही याद करो, जब हमने IAS 7 पढ़ा था तो लेक्चर के स्टार्ट में हमने बहुत सारी बातें करी थी और हमने बात करी थी कि इसकी जरूरत क्यों होती है। तो वो यूजेस थे सारे। हेल्प यूजर्स अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड एक्चुअल कैश मूवमेंट। सबसे मेन चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप लोगों को ये बताते हैं, यूजर्स को ये बताते हैं कि भाई हमारी जो कैश मूवमेंट है वो कैसी चल रही है। तो वो कैश फ्लो स्टेटमेंट से पता लगेगी, क्योंकि जो प्रॉफिट्स होते हैं वो तो अक्रूवल बेसिस के ऊपर बने हुए होते हैं। उन प्रॉफिट्स के अंदर कैश, नॉन कैश इनकम और एक्सपेंसेस सारे शामिल होते हैं। इसी वजह से हम जब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसमें से नॉन कैश एलिमेंट्स को एलिमिनेट करना स्टार्ट कर देते हैं। शोज कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। दूसरा इसका यूज ये होता है कि आपको बताता है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर आपका जो कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो है वो कैसा रहा। हेल्प्स असेस लिक्विडिटी एंड फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस। तो आपके बिजनेस की लिक्विडिटी को रिफ्लेक्ट करता है। आइडेंटिफाई सोर्सेज ऑफ फाइनेंस इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो वो आपको जो आपकी सोर्सेज ऑफ फाइनेंसेस है उसको भी क्लैरिटी के साथ शो करता है, भले वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो। इसके अलावा भी और बहुत सारे यूजेस थे, हमने इसके अंदर चार्ट लिखे। अब हम बढ़ते हैं काम की चीज़ों पर। सबसे पहली चीज़, कैलकुलेट द प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 2024। तो आप लोगों ने क्या चीज कैलकुलेट करनी है? प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस। अब इस टाइप के सवालों के अंदर हम लोग जो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन निकालते हैं वो रिटेन अर्निंग की हेल्प से ही निकालते हैं। अब सवाल के अंदर अगर देखा जाए तो सबसे पहले अगर तुम यहां देखो तो तुम्हें रिटेन अर्निंग्स ऑलरेडी दिया हुआ है, ओपनिंग और क्लोजिंग। तो आ जाए पहले इसके अंदर से हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं कि हमारा प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है। तो यहां पर हम लिखेंगे रिटेन अर्निंग्स। ये हमारे पास आएगा ओपनिंग 1 जनवरी 2024। हमारा जो ओपनिंग रिटेन अर्निंग्स है अगर तुम सवाल के अंदर देखो तो वो आपको दिया हुआ है 205,900 का। तो यहां पे हम लिख लेंगे 205,900। फिर उसके बाद हमने कैलकुलेट इसके तरह से क्या करना है, प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो बाकी सारी एडजस्टमेंट्स को हम लोग यहाँ पे एडजस्ट करना स्टार्ट करते हैं पहले। तो भाई हम लोग देखते हैं कि भाई रिटेन अर्निंग्स में से क्या क्या माइनस होता है। रिटेन अर्निंग्स में ऐड होता है प्रॉफिट, माइनस होता है डिविडेंड, माइनस होता है ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, और ऐड होती है एक और चीज़ जो अभी मैंने तुम लोगों को बताया कि अगर कोई एसेट का रिवैल्यूएशन रिजर्व पहले से बना और वो एसेट सोल्ड हो जाए तो उसकी प्रॉफिट को रियलाइज किया जाता है रिटेन अर्निंग्स के अंदर। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो भाई यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। डिविडेंड्स दिए हुए थे हमें 1,14,000 के, तो पहले तो वो रिकॉर्ड करते हैं डिविडेंड्स पेड।
फिर उसके बाद देखो रिजर्व में कोई ट्रांसफर हुआ था, तो जनरल रिजर्व में अगर तुम देखो तो जनरल रिजर्व पहले कितने का था 33,000 का, और अब कितने का हो गया 41,000 का। तो 41 माइनस 33 इज इक्वल टू 8,000, यानी कि जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हुआ है, तो ये पेड है। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, और वो कितना आ रहा है 8,000 आ रहा है, तो ये 8,000 रुपये आपका जनरल रिजर्व के अंदर ट्रांसफर हो गया है। इसको आप रिकॉर्ड करेंगे। फिर इसके अलावा मैंने आप लोगों को बोला था कि एक रीवैल्यूएशन रिजर्व की अमाउंट थी जो कि आप एसेट रियलाइज हो चुका है, तो आप यहां पे उसको ऐड करेंगे रीवैल्यूएशन रिजर्व 50 कितना था 52,000, ठीक है। तो ये 52,000 यहां पे भी था और यहां में नजर आ रहा है कि 52,000 ट्रांसफर हो गया, तो ये ट्रांसफर हो गया कहां चला गया 52,000 रिटेन अर्निंग्स में चला गया, राइट। सो यहां पे आ जाएगा 52,000, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे प्रॉफिट हमें रिकॉर्ड करना है, तो प्रॉफिट रिकॉर्ड करेंगे जो कि हमारी बैलेंसिंग फिगर होगी, जो कि अभी मुझे नहीं पता। अब मैं यहाँ रिकॉर्ड कर लूँगा क्लोजिंग रिटेन अर्निंग, December 31 2024, और क्लोजिंग रिटेन अर्निंग्स मुझे यहाँ पे गिवन है कितने का 223050। आ जाए जी, एक्स यानी कि बैलेंस फिगर निकालते हैं। यहाँ प्लस हो रहा है माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो रहे हैं प्लस हो जाएगा, प्लस हो रहा है माइनस हो जाएगा, एक्स आ जाएगा। तो 223050 माइनस 52,000 प्लस 8,000 प्लस 114,000 माइनस 2059,000, तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है 87,150, यानी कि ये हम लोगों ने कौन सा प्रॉफिट निकाला है अभी, ये हम लोगों ने प्रॉफिट निकाला है नेट प्रॉफिट, द फाइनल प्रॉफिट। दिस इज नॉट द ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब उसके अंदर अभी आपने इंटरेस्ट और टैक्सेशन को क्या करना है, ऐड बैक करना है। अब इधर अगर हम लोग आके देखें तो भाई हमारे पास क्या था, ठीक है, तो बड़ा सिंपल है। इधर तो इसने दिया हुआ है कि आपका जो इस साल का जो लोन इंटरेस्ट चार्ज हुआ है वो 8900 का लोन इंटरेस्ट चार्ज हुआ है, तो इसका हम लोग लोन इंटरेस्ट को ऐड कर लेते हैं, तो ये हमारा नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट विच इज 87,150, जिसके अंदर हम लोन इंटरेस्ट को ऐड कर लेंगे, तो यानी कि फाइनेंस कॉस्ट को ऐड करेंगे क्योंकि हम रिवर्स वर्किंग कर रहे हैं। 80 क्या दिया हुआ था 8900, तो 8900 ऐड हो जाएगा एंड इट विल इवेंचुअली बिकम प्लस 8900 96,050। तो हमारे पास जो ये 96,050 आ रहा है, दिस इज प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस। डन। जो उसने मुझे बोला मैंने उसकी सारी कैलकुलेशन करके यहां पे रख दी और ये सारी बात हम लोगों ने यहां पे रिकॉर्ड कर ली। तो ये वाला पार्ट तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अच्छा, अब इस पार्ट को देखते हैं। पार्ट सी को बोलता है प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 2024 इन अकॉर्डेंस विद IAS 7। तो अंडर IAS 7 हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज बनाएंगे। अच्छा, हमारा एग्जामिनर बोलता है कि भाई स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज को ऑपरेटिंग प्रॉफिट से स्टार्ट करो। हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट से स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे हम लिखेंगे सबसे पहले एक हेडिंग लिख लेते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। एंड इस सवाल के अंदर अगर टेक्निकली देखा जाए तो हम लोग यहां पे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस आया था, ये हम लोगों ने निकाला था पार्ट बी से। डन। ऊपर वाला पार्ट ये रहा 96,050। तो यहां पे हम लोग स्टार्ट करेंगे 96,050। ठीक है। अब उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, जो भी नॉन कैश एलिमेंट्स थे उनको ऐड बैक करना शुरू करेंगे। तो नॉन कैश एलिमेंट्स के अंदर हमारे पास डेप्रिसिएशन होता है, हमारे पास बैड डेट होता है, हमारे पास गेन्स या लॉसेस होते हैं। वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे एडजस्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें डेप्रिसिएशन देखनी है। अब डेप्रिसिएशन ना बिल्कुल बच्चों वाला काम दिया हुआ है। ऑब्वियस है कि आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों बैलेंसेस दिए हुए। अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों बैलेंसेस दिए हुए, तो फिर और ऊपर क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पे आपको एसेट की कॉस्ट और वैल्यूएशन दी हुई है, नेट बुक वैल्यूज नहीं दी हुई। तो हम लोग के लिए डेप्रिसिएशन निकालना बड़ा सिंपल है, क्योंकि हम इनका डिफरेंस निकालेंगे, हमें डेप्रिसिएशन पता लग जाएगी। पहले हमारी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑफिस बिल्डिंग की 44,000 थी और अब हो गई वो 70,000
800 की, तो कितने से बढ़ गई सर? 26,800 से बढ़ गई, तो 26,800 की क्या हो गई? डेप्रिसिएशन हो गई। इसी तरीके से जो आपका ऑफिस इक्विपमेंट है, अगर उसको देखा जाए तो पहले वो 82,000 का था और अब वो हो गया 96,400 का, तो ये डेप्रिसिएशन आ गई 14,400 की। इसको हम लोग यहाँ पे लाके ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डेप्रिसिएशन। पहली जो हमारी डेप्रिसिएशन है वो है ऑफिस बिल्डिंग की, जो कि हमारे पास आई थी 26,800। फिर उसके बाद आपके पास जो अगली चीज़ थी वो डेप्रिसिएशन थी ऑफिस इक्विपमेंट की, ये हमारे पास आई थी 14,400 की। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। उसने ये बोला था कि यार तुम्हारे पास एक एसेट था एट दिसंबर, उसकी वैल्यू कितनी हो चुकी थी? 360,000 की, और तुमने उसको बेचा कितने का? तुमने उसको बेचा मई 2024 में 375 का, और जिस साल बेचते हो उस साल कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगाते। तो बड़ी सिंपल सी बात थी, 375 वाला एसेट 360 वाला एसेट 375 का बिक गया, तो इसका मतलब आपके ऊपर फायदा कितने का हो गया? 375 माइनस 360 इज इक्वल टू 15,000। तो 15,000 रुपए का आपको इस साल क्या हुआ? गेन ऑन डिस्पोजल। तो ये गेन ऑन डिस्पोजल है, ये आपका इस साल प्रॉफिट के अंदर आपने इनकम स्टेटमेंट में ऐड किया होगा। तो आप लोग इसको क्या करेंगे? इसको अब आप एडजस्ट कर लेंगे। तो आप लोग यहाँ पे क्या लिखोगे? क्योंकि ये आपका वो था, क्या कहते हैं, गेन था, तो ये आपने प्रॉफिट में ऐड किया हुआ होगा। अब आप इसको सेपरेट कर लेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या कहते हैं, प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल या गेन ऑन डिस्पोजल, जो भी लिख लें, प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल। और ये हमारे पास कितने का आ रहा है? 15,000 का आ रहा है, तो 15,000 इसमें से प्रॉफिट में से माइनस कर लेंगे, क्योंकि ये एक नॉन कैश इनकम है जो आपने प्रॉफिट के अंदर ऐड करी हुई है, यानी कि इस वैल्यू में ऐड हुई हुई है आपकी। डन। फिर उसके बाद हम लोग आगे आ जाते हैं। तो अब हमारी ये वाली तो एडजस्टमेंट्स हो गई, अब हम इन्वेंट्रीज वगैरह की एडजस्टमेंट पे चले जाते हैं। तो सबसे पहले आपकी इन्वेंट्री जो है वो डिक्रीज हुई है, तो डिक्रीज इन इन्वेंट्री लीड्स टू इंक्रीज इन कैश। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डिक्रीज इन इन्वेंट्री। कितने का डिक्रीज आया हुआ है? 9400 का, तो 9400 स्ट्रेट अवे यहाँ पे ऐड कर देंगे। फिर इसके बाद आप आगे आ जाओ। तो अगली चीज़ आपको क्या दी हुई है? ट्रेड पेबल्स, और ट्रेड पेबल में इंक्रीज आया, तो इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स कैश को यहाँ से माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, विच इज कितना है हमारे पास? ये 12,700। फिर आगे आ जाए अगली चीज पे, तो यहाँ पे बोलता है ट्रेड पेबल आपके इंक्रीज हुए हैं। तो अगर ट्रेड पेबल इंक्रीज हो रहे हैं तो इसका मतलब कैश भी इंक्रीज हो रहा है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल। और ये आपके पास कितने का आ रहा है? 12,000 का। इसको यहाँ पे एडजस्ट मत कर दीजिएगा, क्योंकि लोन पेबल डिक्रीज है, ये एक अलग चीज़ है। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम बात करते हैं आगे जाके, जब लोन की एडजस्टमेंट करवा रहा हूँ तब बात करते हैं। ठीक है, अच्छा भाई, फिर इसके बाद हम लोग अब आगे आ जाएं, तो हमारे पास और क्या क्या है? कुछ भी नहीं है, तो पहले इसको एडलेस कर लेते हैं और कैश फ्रॉम ऑपरेशंस निकाल लेते हैं अपने पास। ठीक है, तो ये बन जाएगा 96,050 प्लस 26,800 प्लस 14,400 माइनस 15,000 प्लस 9,400 माइनस 12,700 प्लस 12,000। ठीक है जी, ये मेरे पास आ रहा है 130,950। ये रिकॉर्ड कर लेते हैं, 130,950। इसको बोलेंगे हम कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, अच्छा भाई, फिर उसके बाद अब हम लोगों ने एडजस्ट करना होता है आखिर में बैंक लोन का जो इंटरेस्ट वगैरह होता है। तो अब अगर तुम लोग यहाँ पे टेक्निकली आके देखो, सबसे पहली चीज़ अगर तुम यहाँ पे आके देखो, तो उसने खुद तुम्हें बताया था कि भाई तुम्हारा जो इस साल इनकम स्टेटमेंट में चार्ज हुआ है लोन इंटरेस्ट, वो कितना हुआ है? 8,900। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 8,900 ही कैश में पे किया गया होगा, बल्कि उसने साथ में तुम्हें यह बोल दिया कि जो तुम्हारा लोन इंटरेस्ट पेबल था वो 550 से डिक्रीज हो गया है। अब इसको सोचने के दो तरीके हैं, एक बच्चा डायरेक्टली भी इसको समझ जाएगा और कुछ बच्चे इसको इनडायरेक्टली समझेंगे। तो मैं पहले इनडायरेक्टली बताता हूं। यार तुम ऐसे फर्ज करो कि यार तुम्हारे पास एक अकाउंट था जिसके अंदर तुम्हारा लोन इंटरेस्ट पेबल था, यानी कि बैंक लोन इंटरेस्ट पेबल था। तो यहां पे तुम्हारे पास जो बीडी बैलेंस था वो फर्ज कर लो कुछ भी था, फॉर एग्जाम्पल 1,000 था, कुछ भी अज्यूम कर लो 1,000 था। लेकिन अब वो बोल रहा है कि वो कितने से डिक्रीज हो गया है? 550 से डिक्रीज हो गया है। यानी कि अगर मैं 1,000 में से 550 माइनस करूं तो अब कितना बैलेंस बचना चाहिए? 550। ये बचना चाहिए, सीडी बैलेंस 450।
यानी कि मेरा बैलेंस कितने से गिर गया है, 550 से गिर गया है। यानी कि साल के शुरू में मैंने जो लोन इंटरेस्ट मेरे ऊपर पेबल था, जो मेरे ऊपर एक लायबिलिटी थी 1000 रुपए की, वो 550 से क्या हो गई है, गिर गई है। सर 1000 कहां से आया ये? बेटा तुम 2000 ले लो। अगर तुम 2000 लेते तो तुम क्या करते, मैं इधर 2000 भी ले लेता हूं, ऊपर कोई भी वैल्यू ले लो ना, कोई भी वैल्यू ले लो, तुम बीडी ले लेते 2000, लेकिन ये 2000 कितने से गिर गया है, 550 से, तो तुम क्या करते, 2000 माइनस 550, तो सीडी बैलेंस कितना आएगा, 1450 आ जाएगा। कोई भी वैल्यू ले लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सवाल यह है कि तुमने इनकम स्टेटमेंट में कितना चार्ज किया है, सर हमने 8900 चार्ज किया है, तो तुम्हारी इनकम स्टेटमेंट में जो लोन इंटरेस्ट गया है इस बार वो 8900 गया है। तो सवाल यह है कि तुमने पे कितना किया होगा। अगर तुम्हारी इनकम स्टेटमेंट में 8900 गया है तो सवाल यह है कि तुमने कैश में लोन इंटरेस्ट पे कितना किया होगा। तो अब हम अगर इसको निकालें तो ये कैसे निकलेगा, 2000, पहले ऊपर वाला कर रहा हूं, 2000 प्लस 8900 माइनस 1450, यह आंसर आ रहा है 9450। नीचे वाले का आंसर निकालते हैं, 1000 प्लस 8900 माइनस 450, आंसर आ रहा है 9450। कोई भी वैल्यू ले लो, मैंने तो खाली चेंज निकालना था ना कि ऊपर से जो नीचे का चेंज आना चाहिए वो डिक्रीज इन 550 होना चाहिए, तो ये आंसर हमेशा सेम आएगा, कोई मसला नहीं है। ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं कि आपको ये समझ आना चाहिए कि यार हमें ये जानना था कि हमने कैश में कितना पे किया है। नाउ दिस इज नॉट समथिंग वेरी सिंपल, मैं आपको इतना सिंपल करके इसको समझा रहा हूं, बट आप पेपर में क्या करते, आप पेपर में यही सोचते कि यार मेरा जो लोन पेबल था साल के शुरू में वो एक्स था, लेकिन वो 550 से गिर गया, तो अगर वो एक्स में ले लूं कि यार वो 1000 था तो 550 से गिर के वो कितना हो गया, 450, और मैंने बैंक से वो इनकम स्टेटमेंट में कितना रिकॉर्ड किया है, 8900, तो मैंने पे कितना किया होगा, 9450। कुछ बच्चे इसको डायरेक्टली सॉल्व करते हैं, वो ये बोलते हैं कि भाई 8900 तो आपने पे करा, लेकिन साथ साथ आपकी लायबिलिटी भी 550 से डिक्रीज हो गई, तो टोटल जो आपने पे करा होगा वो 9450 करा होगा। यानी कि वो इन दोनों को डायरेक्टली प्लस करके भी निकाल लेते हैं। जिन बच्चों को ये कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होता है वो बोलते हैं कि ठीक है 8900 इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड किया, लेकिन लॉन्ग टर्म वो जो हमारी करंट लायबिलिटी थी लोन पेबल की वो 550 से भी गिर गई है, तो इसका मतलब 550 भी पे हुआ है, तो टोटल 9450 पे हुआ होगा। वो ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो एक डायरेक्ट भी तरीका है और एक इनडायरेक्ट भी तरीका है, जो आपको बेहतर लगता है आप उस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। डन। अब अगर हम लोग आगे बात करें तो यहां पे हम लोग आगे लिखेंगे कि भाई हमारा ये जो भी था क्या कहते हैं लोन इंटरेस्ट या इंटरेस्ट पेड, तो यहां पे हम लिखेंगे इंटरेस्ट पेड इन कैश, यानी कि जो हम लोगों ने बैंक से पे किया है वो कितना पे किया है, 9450। तो ये 9450 इसके अंदर से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और हमारे पास ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का फाइनल आंसर आ जाएगा। सो 9450 माइनस 130950 इज इक्वल टू 121500। तो ये मेरे पास पॉजिटिव आंसर आ रहा है 121500। इसको मैं बोलूंगा नेट कैश फ्लो जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्लियर। वंस मैंने ये वाला काम कर लिया, ये सारी चीजें हम लोगों ने यहां पे निकाल ली, तो उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट हेड के ऊपर चले जाएंगे, जो कि हमारे पास यहां पे आ जाएगा। यहां पे हम लिख लेते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के ऊपर आ जाते हैं, यानी कि सेकंड हेड। ये हमारा हो गया पहला वाला हेड, ये हमारा डन हो गया। जो मेन हेड है सबसे ज़्यादा टाइम लेता है वो ये लेता है। उसके बाद अब हम आ गए सेकंड हेड के ऊपर। अब हम बात करते हैं कि यार जो हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज थी उनसे रिलेटेड हमारे पास क्या क्या था, तो हमने कुछ खरीदा कुछ बेचा, तो हम उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे आगे देखें तो भाई हमारे पास सवाल के अंदर हम लोगों ने कोई एक ऑफिस बिल्डिंग खरीदी थी। अब सवाल यह है कि यार ऑफिस बिल्डिंग जो तुमने खरीदी वो कितने की थी, क्या हमें यहाँ पे डायरेक्टली दिखाया हुआ है, उसने बोला हुआ था कि यार एक ऑफिस बिल्डिंग खरीदी गई है, परचेज इन द फॉलोइंग मंथ आपने एक ऑफिस बिल्डिंग खरीदी है। अब ऑफिस बिल्डिंग आपने खरीदी तो ये आप लोगों ने किस तरीके से खरीदी होगी, तो मैं आपको बताता हूँ, बड़ी सिंपल सी बात। मुझे एक बात बताओ, जो आपके पास ऑफिस बिल्डिंग थी, सबसे पहले यहाँ पे हम ऑफिस बिल्डिंग के बारे में बात करते हैं, तो उसका बीडी बैलेंस कितना है। अगर हम यहाँ पे कॉस्ट अकाउंट में देखें तो वो है सर 580,000। वेरी गुड बेटा। क्लोजिंग बैलेंस कितना है सर, इसका क्लोजिंग बैलेंस हमें दिया हुआ है 670,000। एक आपने बिल्डिंग क्या करी है, बेच दिया, यानी कि आपके पास से चली गई, और आपके पास से जो बिल्डिंग चली गई उसकी वैल्यूएशन कितनी थी, उसकी वैल्यूएशन, क्योंकि आपको वैल्यूएशन गिवन है तो उसकी जो वैल्यूएशन थी वो 3,50,000 थी, तो 350 वाली एक चली गई। ठीक है, आपने डिस्पोज कर दी, सेल कर दी या डिस्पोज कर दी, जो भी आप बोले। तो अब सवाल यह है कि आपके पास जो एडिशन हुआ होगा वो एडिशन कितना हुआ होगा, वो आप लोगों ने कैलकुलेट करके निकालना है। तो अब ये एडिशन अगर हम निकालें तो 3,50,000 प्लस 670,000 माइनस 580,000 इज इक्वल टू 440,000, यानी कि ये हमारे पास 4,40,000। मैंने 360 है, ये 350 लिख दिया है, ये मेरी नज़र पड़ रही है इधर कि ये 360 है,
इसको सही कर लेना यार, 360,000, ठीक है। तो ये हमारे पास 10,000 से बढ़ जाएगा, 450,000 हो जाएगा। यानी कि हमने जो नया एसेट खरीदा है, जो नई बिल्डिंग खरीदी है, वो कितने की खरीदी है हमने? 4,50,000 रुपये की खरीदी है। अब ये 4,50,000 रुपये हमारे पास से गए हैं, तो जब हमारे पास से यहाँ से गए हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे परचेज ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, परचेज ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, और ये हमारे पास से कितने पैसे गए हैं? 4,50,000 गए, ठीक है। अच्छा भाई, फिर उसके साथ साथ आप लोगों ने एक ऑफिस बिल्डिंग बेची थी, और वो जो आपने ऑफिस बिल्डिंग बेची थी उससे आपको प्रोसीड्स कितनी मिली थी? पैसा कितना मिला था? वॉज सोल्ड फॉर 375,000। तो यहां पे तुम बोलोगे प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ बिल्डिंग। वो आपके पास प्रोसीड्स कितनी आई हैं? 375,000 की। तो ये 375,000 की आपके पास प्रोसीड्स रिकॉर्ड हो जाएंगी। फिर उसके बाद आप आगे आ जाओ तो अगली चीज आपको क्या दी हुई है? द न्यू ऑफिस इक्विपमेंट वॉज परचेज, ठीक है जी। एक नया ऑफिस इक्विपमेंट आपने खरीदा था, वो कितने का था? 30,000 रुपए का। अब बच्चे क्या करेंगे? बच्चे आग बंद करेंगे और 30,000 रुपए रिकॉर्ड कर देंगे और यही गलती कर जाएंगे। यार तुम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हो, उसने खुद बताया हुआ क्लैरिटी के साथ कि तुम इस पैसे को पे किस तरीके से करोगे। अभी तुमने खाली 10,000 पे करा है, बाकी तुम बाद में पे करोगे, अभी पे नहीं कर रहे। तो तुम्हारे पास एक कैश का आउटफ्लो कितना हुआ है? 10,000 रुपए। तो जब तुम कैश स्टेटमेंट बना रहे हो, कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हो, तो कैश फ्लो दिखाओगे ना, उसका इनफ्लो और आउटफ्लो दिखाओगे। तो यहां पे आपका ये 10,000 रुपए जो रिकॉर्ड हो रहा है, ये आप यहां पे लिखोगे परचेज ऑफ, ये क्या था? मोटर व्हीकल थी, क्या थी? ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट। और ये आपका जो ऑफिस इक्विपमेंट परचेज हुआ है कितने का हुआ? 10,000 रुपए का हुआ। तो 10,000 रुपए का खाली आउटफ्लो ऑफ कैश हुआ, इसके अलावा और कोई भी ना एसेट आया है, ना कोई गया है, ना कोई इन्वेस्टमेंट हुई है इसके अलावा। तो ये नेगेटिव 450,000। अब जरा देखिएगा, 450,000 नेगेटिव, पॉजिटिव 375,000, नेगेटिव 10,000, विच इज 85,000 नेगेटिव। यानी कि तुम्हारे पास यहाँ पे 85,000 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नेट कैश फ्लो यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट हेड के ऊपर चले जाएंगे, जो कि हमारा लास्ट हेड होगा। ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को देख लो भाई, ये मैंने यहाँ पे ये जो आप लोगों को कैलकुलेट करके दिया है, ये आपके पास इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आ गई हैं। और उसके बाद अब हम लोग फाइनेंसिंग एक्टिविटीज पे चले जाते हैं। तो अब हम लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। जो तुम्हारे पास कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज होता है, इसका मतलब क्या है? फाइनेंस से रिलेटेड बात होगी, कोई शेयर इशू करा है, कोई डिविडेंड दिया है, कोई प्रीमियम आया है, वो सारी बातें। तो अब अगर हम लोग सवाल के अंदर आगे देखें तो मुझे बताओ, क्या तुम्हारी कंपनी ने कोई शेयर्स इशू करे थे? हाँ सर, शेयर्स इशू करे थे। तुम्हारा शेयर बढ़ा है या कम हुआ है? सर बढ़ा है। कितने से बढ़ा है? सर 50,000 से बढ़ा है। ये शेयर क्या प्रीमियम पे इशू हुआ था? हाँ सर, प्रीमियम पे इशू हुआ था। प्रीमियम कितने से बढ़ा है? सर 10,000 से बढ़ा है। तो अगर इन टोटल देखा जाए तो जो तुमने इश्यू ऑफ शेयर्स करे हैं उससे तुम्हें कितना पैसा मिला है? शेयर्स बांटे उससे टोटल पैसा मिला हमें 60,000। तो टोटल जो हमारे पास पैसा आ रहा है वो 60,000 आ रहा है। तो हम यहां पे लिखेंगे इश्यू ऑफ शेयर्स, वो हमारे पास आ गया कितना? 60,000। क्लियर हो गई बात? फिर इसी तरीके से उसने खुद बताया हुआ था कि आपने डिविडेंड्स कितने पे करे हैं? 114,000 के। तो डिविडेंड्स पे हुए हैं तो पैसा गया होगा डिविडेंड्स, क्योंकि शेयर्स इशू करोगे तो डिविडेंड्स तो दोगे। तो डिविडेंड्स पेड 114,000, ये पैसा आपके पास से चला गया, यानी कि ये पैसा क्या कहते हैं, खत्म हो गया। फिर उसके साथ साथ एक और चीज यहां पे हमें नजर आ रही थी कि हम लोगों ने डिवेंचर लिया नहीं है, बल्कि डिवेंचर या लोन, सॉरी डिवेंचर बोल रहा हूं, लोन पे ऑफ किया है। तो लोन कितना पे ऑफ किया है? पहले कितना लोन था? 40,000। इसमें से अब कितना हो गया? 25,000। तो इसका मतलब 15,000 रुपए का लोन पे ऑफ किया। तो लोन पे ऑफ करने में पैसा आएगा या जाएगा? जाएगा। डिवेंचर लोगे तो पैसा आएगा, और डिवेंचर वापस करोगे तो पैसा जाएगा। तो यहां पे तुम बोलोगे रीपेमेंट ऑफ डिवेंचर विच इज 15,000। यही बातें आती हैं आपके इसके अंदर। तो ये पैसा भी आपके पास से चला गया। तो अब हम लोग इसका भी फाइनल आंसर निकाल लेते हैं। तो भाई ये बन जाएगा 60,000 पॉजिटिव, नेगेटिव 114,000, नेगेटिव 15,000, विच इज इक्वल टू 69,000 नेगेटिव। तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ रहा है 69,000 नेगेटिव नेट कैश फ्लो का इस्तेमाल हो गया ये नेगेटिव 69,000
फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में, तो यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब हम लोग यहां पे क्या करेंगे, अब हम यहां पे लिखेंगे नेट। अच्छा ये देखो, ये इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, तो भाई निकाल लेते हैं। पहला है 121,500, दूसरा है 85,000, तीसरा है 79,000। ठीक है, चले जी इसको निकाल लेते हैं ज़रा। तो ये कितना बन रहा है, पॉजिटिव 121,500, ठीक है, माइनस 85,000 माइनस 69,000, तो ये 32,500 नेगेटिव आंसर आ रहा है हमारे पास। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट माइनस, यानी कि नेगेटिव 32,500। फिर उसके बाद हम यहां पे लिखेंगे कैश एंड कैश, यानी कि ओपनिंग बैंक बैलेंस एट 1st of January। कौन सा बैलेंस था, 1st January 2000, बैंक बैलेंस यहाँ पे दिया हुआ था ना, ये रहा। ठीक है, तो 1st January 2024 का बैंक बैलेंस कितना हो जाएगा, 25,600, 2024, 25,600। ठीक है, क्लियर, 25,600। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, आपस में एडजस्ट कर लेंगे, तो इसमें प्लस कर लो 25,600, तो ये बन रहा है 6,900। इसका मतलब इस साल का जो हमारा बैंक बैलेंस होगा वो 6,900 नेगेटिव बैलेंस होगा, यानी कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ओवरड्राफ्ट होगा हमारा एट 31st of December 2024। ये हमारा फाइनल आंसर बनेगा। अब इस सवाल के अंदर हमें मेरे ख्याल से क्योंकि बैलेंस शीट नहीं दी हुई, तो इस सवाल में मैं चेक नहीं कर सकता कि मेरा आंसर सही है या गलत है। कहीं बैंक का बैलेंस दिया हुआ है इन्होंने, नहीं दिया हुआ, तो इस सवाल के अंदर कहीं चेक नहीं हो सकता इस तरीके से कि ये सही है या गलत है, लेकिन पता नहीं, होना ही चाहिए, सही होना चाहिए जो भी हमने करा है। ठीक है, सो ये हम लोगों ने क्या बना ली, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बनाई। ये हम लोगों ने यहाँ से स्टार्ट करी थी। मैं इसको एक पेज पे भी खोल देता हूँ ताकि कुछ लोग शौकीन होते हैं स्क्रीनशॉट के, तो वो अपना शौक पूरा करें स्क्रीनशॉट भी लेके। सो ये हमारे पास था, और क्या कहते हैं ये हम लोगों ने यहाँ पे ये वाला काम भी कर लिया, पार्ट सी को। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं। अब अगला पार्ट देखते हैं, अगला पार्ट क्या है। अगला पार्ट वो आपको बोलता है, अगला पार्ट है ओके, बोलता है टू इंप्रूव द कैश फ्लो। वो अपने कैश फ्लो को इंप्रूव करना चाहते हैं, क्योंकि अभी हमने देखा कि उनका कैश फ्लो ओवरड्राफ्ट में चला गया। द डायरेक्टर प्लान टू सेल वन ऑफ द ऑफिस बिल्डिंग एंड देन रेंट इट फॉर द परचेज फ्रॉम द परचेजर। बोल रहे हैं कि एक हम ऑफिस बिल्डिंग बेचें और उसको फिर रेंट पे ले लें उसी परचेजर से, उससे ये बात कर लें कि भाई हम तुम्हें बेचेंगे लेकिन तुम हमसे फिर रेंट पे हमें ये जगह दे देना। अच्छा, अब वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें क्या चाहिए, कैश चाहिए। एडवाइज द डायरेक्टर्स वेदर और नॉट दे शुड कैरी आउट देयर प्लान, जस्टिफाई और आंसर। अब यहां पे हमने जस्टिफिकेशन कैसे दी, जरा देखिएगा, सुने, बात को बड़े गौर से सुनना। अगेन स्ट्रक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। सेलिंग एंड लीजिंग बैक द बिल्डिंग वुड प्रोवाइड इमीडिएट कैश, इंप्रूविंग लिक्विडिटी एंड अलाउइंग द कंपनी टू रिड्यूस डेट और फंड ऑपरेशंस व्हाइल स्टिल रिटेनिंग यूज ऑफ द एसेट। हमने क्या बोला, सबसे पहली चीज कि भाई उसके पास फौरी तौर पे इमीडिएट कैश आ जाएगा। इमीडिएट कैश से वो क्या करेगा, वो अपने कंपनी के जो भी डेट हैं, जो भी कंपनी के उधार है, उसको फौरी तौर पे रिड्यूस करेगा और अपने ऑपरेशंस को फंड करेगा, और जगह भी उसके पास ही रहेगी। पहले तो हमने इतनी बात कर ली उससे, लेकिन फिर मैंने उसको बोला कि अब आगे अगली बात सुनो मेरी। मैंने बोला हाउ एवर इट वुड लीड टू ऑन गोइंग रेंटल एक्सपेंस। लेकिन अब क्या हो जाएगा, अब जिंदगी भर का तुम्हारा किराए का सीन हो जाएगा, तुम उसको किराया दिया करोगे एनुअली। रिड्यूसिंग फ्यूचर प्रॉफिट्स, और उसकी वजह से तुम्हारे प्रॉफिट्स भी लूज हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। एंड द कंपनी वुड लूज ओनरशिप एंड एनी पोटेंशियल इंक्रीज इन द एसेट्स वैल्यू। दूसरी बात हमने ये लिखा कि भाई एक तो नुकसान ये होगा कि भाई तुम्हारे रेंटल तुम दिया करोगे। दूसरा नुकसान मैंने उसको ये बताया कि तुम ओनरशिप को लूज कर दोगे। तीसरा नुकसान मैंने ये बताया कि अगर कोई पोटेंशियल इंक्रीज आता है प्रॉपर्टी के अंदर, एसेट के अंदर, तो वो अब तुम्हारा नहीं है। यानी कि जो बिल्डिंग मैंने अब उसको बेच दी है, अब वो बिल्डिंग 1 करोड़ से 1.5 करोड़ की हो जाए तो वो 50 लाख रुपए का फायदा उसका है, अब मेरा नहीं है। तो ये भी एक पोटेंशियल लॉस आएगा अगर फ्यूचर के अंदर मेरा एसेट, जो भी ये एसेट था जो मैं बेच देता हूं, वो इंक्रीज हो जाता है। देयर इज ऑल्सो रिस्क ऑफ क्या कहते हैं, राइजिंग लीज कॉस्ट और लॉस ऑफ एक्सेस इफ टर्म्स आर नॉट मेट। अब क्या हुआ, मैंने ये लिखा कि इससे अब तुम्हें एक और नुकसान ही होगा, क्योंकि
तुम्हारे पास एक तो जो लीज कॉस्ट है उसका रिस्क आ जाएगा, और दूसरा जो तुम उससे ये वादा कर रहे हो ना, असल बात मैं ये लिखना चाह रहा था, जो तुम उससे वादा कर रहे हो ना कि यार ये जगह तुम मुझसे खरीद लो और मुझे रेंट पे दे दो, हो सकता है कि अगर तुम उसकी पूरी टर्म्स पे ना उतरो तो फिर वो जगह भी तुम क्या कर दो, लूज कर दो। ऑल दो it improves short term cash flow, it may weaken long term financial stability। ये बात हमने अब क्लैरिटी दी एग्जामिनर को। अब मैं क्या कर रहा हूं, क्लैरिटी दे रहा हूं कि यार अभी फौरी तौर पे तो कैश आ जाएगा, लेकिन लॉन्ग रन के अंदर क्या होगा, क्योंकि तुम एक बहुत बड़ा एसेट लूज कर चुके हो तो तुम्हारे पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का मसला आ सकता है। सो इट शुड ओनली बी एक्सेप्टेड इफ कंपनी अर्जेंटली नीड्स लिक्विडिटी। अगर तो कंपनी को बहुत अर्जेंटली लिक्विडिटी की जरूरत है तो उसको ये करना चाहिए, वरना ये नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको और भी दूसरी ऑप्शंस भी एक्सप्लोर करनी चाहिए। अब इसके नीचे अगर मैं और बात लिखता तो मैं उसको बोलता कि उसको मजीद और कोई ऑप्शंस एक्सप्लोर करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल कोई डिबेंचर ले ले, मजीद कोई छोटा मोटा कोई लोन ले ले, जिससे अपने अभी जो उसके शॉर्ट टर्म डेट्स हैं उनको वो पे ऑफ कर सके, ताकि वो एक बड़े एसेट को कंट्रोल करके अपने पास रखे और फ्यूचर के अंदर रेंटल से बचा रहेगा। फ्यूचर के अंदर जो है अगर एसेट की वैल्यू के अंदर कोई गेन आता है तो वो गेन भी इंजॉय करेगा। तो अगर 7 मार्क्स का होता तो फिर मैं ये 2-4 बातें और भी ऐड करता, बट 5 मार्क्स के ऊपर आई थिंक दिस इज वेरी इनफ। इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स भी कवर हो गए, आखिर में रिकमेंडेशन भी हो गई, एंड हर चीज बिल्कुल बैलेंस्ड है। डन। तो अभी हम लोगों ने क्या किया, ये पार्ट डी कर लिया। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट मेरे ख्याल से मुझे नजर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये पेपर हमारा डन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हमारा एक और पेपर था जो हम लोगों ने कर लिया, फाइनली ये भी डन हो गया। ठीक है।